आज की बातचीत एक घटना से। इससे पहले कि मैं सारे अपने गेस्ट का परिचय कराऊं, आप सभी को एक घटना सुनाना चाहता हूं जो मेरे सामने घटी थी दिल्ली हाट में। ये बात 2018 की है। मैं दिल्ली हाट गया था। वहां एक मिथिला चित्रकला की चर्चित कलाकार थी, उर्मिला देवी पासवान, उनसे मिलने के लिए। और उनके ठीक बगल में एक स्टॉल था। उस स्टॉल पर एक कपल, एक जोड़ा आया और वो एक चित्र खरीदना चाहता था। उन लोगों ने एक चित्र उठाया अपने हाथ में और पूछा कि ये कितने की है। बेचने वाला मधुबनी कलाकार था, मधुबनी से जुड़ा हुआ था वो व्यक्ति। तो उसने कहा कि करीब 4,000 रुपए। तो उनके साथ जो लड़की थी उसने ये कहा कि ये तो बहुत महंगा है, मिथिला पेंटिंग इतना महंगा नहीं होता है। तो जो आदमी बेच रहा था उसने ये कहा कि मैं आपको मिथिला पेंटिंग दिखा रहा हूँ, आप एक सेकंड रुकिए। तो उसने कहा कि नहीं नहीं, मुझे यही वाला मिथिला पेंटिंग चाहिए। मैं, चूंकि उनकी बातचीत बहुत इंटरेस्टिंग हो रही थी, तो मैं भी मुड़ गया उनकी तरफ। और जब मैंने मुड़कर देखा तो वो मिथिला चित्र नहीं था, वो मंजूषा का चित्र था। तो मैंने कहा कि आपने जो चित्र हाथ में लिया है वो तो मंजूषा चित्र है। तो उसने थोड़ा सा आश्चर्यजनक रूप से मुझे देखा, जैसे मैं कोई बेवकूफ खड़ा हूं। उनके चेहरे पे भाव ऐसा ही था। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ये तो मिथिला पेंटिंग है, एकदम मिथिला पेंटिंग है। मैंने कहा नहीं, ये मंजूषा पेंटिंग है। तो मिथिला पेंटिंग या कहें मंजूषा पेंटिंग मिथिला पेंटिंग जैसा, ये उस समय मेरे जहन में एक सवाल आया कि आखिर ये कैसे हुआ। और ये सवाल एक बार नहीं, अनेक बार मेरे जहन में। तो आज इसी घटना से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। मेरा नाम सुनील कुमार हुआ और आप सभी फोकाटोपीडिया के ओसारा में हैं। हम लोग ओसारा की बातचीत कहते हैं, क्योंकि यहाँ बातचीत बहुत रटे रटाए ढंग से हम लोग नहीं करते हैं, एक घर के माहौल के रूप में हम लोग बातचीत करते हैं। तो फोकाटोपीडिया के ओसारा में आप सभी लोगों का स्वागत है। और जो घटना मैंने सुनाई उसी के आलोक में आज पूरी बातचीत होनी है, मंजूषा कला के वर्तमान पर। दरअसल मंजूषा कला का वर्तमान बहुत चमकीला दिखता है, कोई शक नहीं है। बाजार बढ़ रहा है, चित्र बिक रहे हैं, अनगिनत कलाकार आमने सामने हो रहे हैं, कलाकारों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। तो अपने अपने समकक्ष जो कलाएं हैं उन्होंने एक चमक को हासिल की है। अब मंजूषा कला भी एक चमक हासिल कर रहा है, और उसका जो चमकीलापन है वो एक ऐसी चकाचौंध मुझे लगता है कि पैदा कर रहा है जिसमें कला कहीं गौण सी हो गई है, कला गुम होती दिख रही है। मंजूषा कला के जितने आयाम हैं, मंजूषा चित्रकला में जितने आयाम हो सकते हैं, जिन चीजों पर आधारित वह चित्रकला है, उसका विषय इतना बड़ा है, व्यापक है। लेकिन उन सब के बीच मुझे लगता है कि मंजूषा कला गुम होती दिख रही है। इस पूरी बातचीत में हमारे साथ आप अभी जो लोग स्क्रीन पर हैं उसमें सबसे दाहिनी तरफ मनोज पंडित जी हैं। लोग भागलपुर में उनको कला गुरु के रूप में जानते हैं, प्यार से कला गुरु कहते हैं। आप जो मध्य में हैं, श्री शिवशंकर सिंह पारिजात जी, साहित्यकार हैं, पुस्तक उन्होंने लिखा है, अनेक पुस्तकों की रचना की है। और अभी अभी जो स्क्रीन पे जुड़े वो हैं शेखर जी। दरअसल आप सबका संबंध मंजूषा चित्रकला में तब से है, या मंजूषा चित्रकला से तब से है जब से वो प्रकाश में आई। एक तरीके से कोई 80 के दशक से जुड़ा है, कोई 90 के दशक में जुड़ा है, 2-3 दशकों के आप लोग साक्षी रहे। शुरुआत हम लोग करेंगे शेखर जी से। शेखर जी, अगर अभी आपने हमारी बातचीत सुनी तो मैंने कहा कि मंजूषा कला बहुत चमकीली दिख रही है। सवाल ये है कि कहीं उस चमकीलेपन की जो आभा है, उसकी जो चकाचौंध है, उसमें मंजूषा चित्रकला ही तो गुम नहीं होती दिख रही है। शेखर जी। नहीं, ऐसा हमको नहीं लगता है। जी। और एक बात, जहां से आपने शुरू किया बात, थोड़ा हम वहीं से शुरू करना चाहते हैं
कि सभी लोक कला जो लोग इससे परिचित नहीं हैं, वो सब जी जाते हैं तो सबको एक ही तरह सब दिखता है। कई बार हमसे लोग प्रश्न करते हैं कि आपको कैसे समझ में आ जाता है कि मधुबनी है, कि मंजूषा है, कि सोहराय आर्ट है, कि अन्य जी कला है। तो हमको लगता है कि उसको थोड़ा बारीकी से देखने से समझ में आएगा कि सब एकदम बहुत एक दूसरे से अंतर लिए हुए हैं। जी और मंजूषा कला जो है शुरुआती दौर में और बाद वाले समय में बहुत चित्रकारों ने उस पर काम किया। वो समस्या तब आ जाती है कि जब किसी आर्ट फॉर्म को लेकर के उसको अगर आप प्रचारात्मक सामग्री बनाने के लिए उसका उपयोग करने लगते हैं। जैसे जी उसको ऐसे समझें कि शहर में स्वच्छता अभियान चलाना है, तो उसके लिए भी उसी फॉर्म का उपयोग करें, तो कोई ज़रूरी नहीं है। हमको लगता है कि एक तो ये है कि कोई भी कला जो है अपने शुद्ध अपने फॉर्म में रहना चाहिए। और लेकिन एकदम शुद्धता वाले फॉर्म में रहेगा तो फिर उसका जो दैनिक जीवन से जो सरोकार है, वो कट जाता है। तो हमको ये एकदम ख़्याल रखना चाहिए कि उसका जो शुद्ध रूप है, उसकी जो मूल आत्मा है कला की, और जो दैनंदिन हमारा जो सरोकार है, उसके साथ एक सामंजस्य बना कर के ही कोई कला जो है समकालीन हो सकती है। नहीं तो अभी तो हम अगर मंजूषा वाले फॉर्म में मंजूषा को बाला बेहुला को या चांदो सौदागर को चित्रित करेंगे, तो ठीक है वो एक है, लेकिन संदर्भ बदल गया है, समय समाज बदल गया है, सरोकार बदल गया है। तो ऐसे समय में किसी भी चित्रकला तब का जो फॉर्म है, सामयिक विषय के साथ उसको जोड़ना ज़रूरी होगा, ऐसा हमको लगता है। मनोज जी, आप क्या कह पा रहे हैं? जो शेखर जी ने कहा कि नहीं, वो उस तरीके से नहीं है, उसमें कई चीजें डेवलप हुई हैं और समसामयिकता की बात की उन्होंने। क्या आपको लग रहा है कि मंजूषा कला समसामयिक हो रही है? हाँ, पहले हमारे इस कार्यक्रम में जितने भी लोग हैं, सुनील बाबू, शेखर भैया और शिवशंकर सिंह जी, सबको मेरा विसरी पूजा के शुभ अवसर पर बधाई। और हम ये कहना चाहते हैं, जैसे शेखर भैया का जो मानना है कि समय बदल रहा है और उसके अनुरूप जो मूल जो लोक कलाएं हैं और उनका जो समसामयिक, यानी कि उसके विकास में जो लोग एक डिजाइन डेवलप करते हैं कंटेम्प्ररी समसामयिक, ये भी जरूरी है। लेकिन कलाकार को अपनी पहचान, हमारी लोक संस्कृति है, उसकी एक लोक शैली है, उसकी एक अलग आत्मा है, उसका रंग विन्यास है, उसको ध्यान में रखते हुए हम इतना आगे ना बढ़ जाएं। हम कुछ बात का शेखर भैया का समर्थन करते हुए कि वो समसामयिक होना ठीक है, लेकिन हमको उसकी जो आत्मा है, मूल उसकी जो शैली है, उस लाइनिंग है, कलर विन्यास है, उसमें छेड़छाड़ ना हो। लेकिन वर्तमान समय में भागलपुर में जो हो रहा है, लोग सही में चकाचौंध की ओर बढ़ रहे हैं। हम कॉपी करते हैं मधुबनी पेंटिंग, उसकी लाइन की, जो उसमें वेरिएशन है, जो उसमें कचनी का परंपरा है। हमारे यहाँ भी हमने भी इस पे काम किया, मेरी माँ भी काम की, चक्रवर्ती देवी, सरदिया चक्रवर्ती देवी के साथ भी काम किए हैं। आप सबों को भी, आप सब हमसे पहले काम किए हैं। लेकिन कचनी भरनी यहाँ भी है, लेकिन मंजूषा में भरनी ज्यादा है, कचनी कम है। हम यहाँ पे काम क्या कर रहे हैं कि मंजूषा को भी हम कमर्शलाइजेशन करने के लिए पूरा कचनी कर रहे हैं। क्या होता है कि जब ज्यादा हम कलर को भरते हैं, माफ करेंगे, कचनी करते हैं, तो उसमें घुटन सा होता है। लेकिन एक मंजूषा कला है, जब भी हम पूरे हिंदुस्तान का भ्रमण किए
तो मंजूषा कला ही एक उसमें ऐसा डिजाइन है जो कैनवास पे हम सांस ले सकते हैं, खुलापन है। और हमारा जो 3 रंगों का कलर विन्यास है, इसमें एक अलग पहचान है, लोग 3 रंग को देख करके पहचान जाते हैं। तो वर्तमान समय में कलाकार जो मधुबनी पेंटिंग का कॉपी करना शुरू कर रहे हैं, इससे बचना चाहिए। हाँ, कोई भी कला तभी जीवित रहेगा जब कलाकार जीवित रहेंगे, उसके लिए कॉमर्शलाइजेशन जरूरी है। लेकिन अगर हम ज्यादा इसमें डूबते जाएंगे तो कला विकास नहीं होगा। हम हम यहाँ पे आप लोग बड़े बड़े लोग हैं, आप लोग से मैंने सीखा है, लेकिन 20 साल तक अगर ऐसा चलता रहा तो मधुबनी पेंटिंग तो आगे गई लेकिन मंजूषा मर जाएगी, ये मेरा मानना है। अगर आत्मा मर जाएगी, हमारी जो पहचान है कलर विन्यास, यहाँ पे बड़े बड़े मठाधीश लोग हैं भागलपुर, वो अलग अलग ग्रुप बना के काम कर रहे हैं, कोई कलर विन्यास पे छेड़छाड़ कर रहे हैं, कोई लाइन पे छेड़छाड़ कर रहे हैं। अगर ऐसी चलती रही तो अभी हम लोग मेहनत किए और अभी सुनील बाबू भी साक्षी हैं, जो मंजूषा को जीआई मिलने जा रहे हैं, उसमें भी यही बात हुई थी इंटरव्यू में कि किसी कला की आत्मा नहीं मरनी चाहिए। लेकिन हम लोग यहाँ पे थोड़ा भटकाव हो रहा है। सुनील बाबू, आवाज नहीं आ रही है सुनील जी? हाँ, आवाज नहीं आ रही। हाँ, आ रही है आवाज? हाँ हाँ, हाँ शेखर जी, एक सवाल आपसे लेते हैं, फिर पारिजात जी के पास आ रहे हैं कि आपने समसामयिकता की बात की और मनोज जी भी समसामयिकता की बात कर रहे हैं। समसामयिकता से एक तो आशय क्या है, और क्या समसामयिकता, अगर हम भागलपुर की बात करें तो भागलपुर का समाज, भागलपुर का वर्तमान आज मंजूषा कला में किस रूप में दिखता है आपको? एक तो हमको लग रहा है कि मनोज जी जो बोल रहे थे, क्योंकि हम बहुत दिन से इस नए लोग क्या कर रहे हैं ये हमको नहीं पता है, लेकिन मधुबनी और मंजूषा में बहुत अंतर है। हमको लग रहा है कि मधुबनी का कॉपी कर रहे हैं तो किस रूप में कर रहे हैं ये हम कोई चित्र ऐसा मैंने नहीं देखा है। जैसे मधुबनी जो है वो एकदम बारीक फाइन लाइन होता है, इसमें एकदम मोटा लाइन होता है, उसका जो डिजाइन है एकदम अलग है। तो हमको नहीं लग रहा है कि मधुबनी में कुछ कर रहे होंगे साथी, हमको खास करके नहीं पता है। लेकिन मंजूषा और मधुबनी दोनों एकदम फर्क है, एकदम अलग है, दोनों का स्टाइल अलग है। जहाँ वहाँ फाइन लाइन है, यहाँ एकदम मोटी रेखाएं हैं, और इसमें जो कंपोजिशन है वो भी अलग है। पृष्ठभूमि ज्यादा है, वहाँ बहुत सघन है। तो हमको लग रहा है कि बहुत अंतर है। हमको लगता है कि आप देखेंगे किसी का मनोज जी से संपर्क करके कि ऐसा क्या प्रयोग हो रहा है। तो एक तो ये है कि कोई भी कला उसकी जो मूल आत्मा है, उसकी मूल आत्मा है कंपोजिशन, उसकी मूल आत्मा है। इस पर शेखर जी हम लोग फिर चर्चा करेंगे, इस चीज पर हम लौटेंगे, लेकिन ये करके जो जी जी जी, तो उसका जो मतलब कंपोजिशन, लाइन, कलर, ये जो चीज है वो उसको होने से लोग बोलेगा कि ये मंजूषा है। दूसरा ये हम कह रहे थे कि सामयिक प्रश्न जो है जी, तो वो शामिल होने चाहिए। जैसे बाला बिहुला की कथा जो है वो क्लासिकल है, क्लासिकल ठीक है, वहां से चीजें प्रतिध्वनित होती हैं, वो कथा को चित्रित किया जाता रहा है। लेकिन सिर्फ अगर हम वहीं तक रुक जाएंगे तो आज के संदर्भ में चीजें, जो कोई भी कला, कोई भी दुनिया में कोई भी कला जो है, चाहे कथा हो, कविता हो, नावेल हो, चित्र हो, मूर्ति हो, वो अगर जिस युग में हम जी रहे हैं अगर उसके साथ कोई सरोकार नहीं रहता है तो वो गैप होने लगता है, वो फिर छूट जाता है, फिर वो आर्काइवल चीजें हो जाती हैं ज्यादा। तो इसलिए हमने कहा कि उसको नए
कंपोजिशन, रंग विन्यास, चित्रण शैली, ये सब कुछ तो रहे, विषय नए आएंगे ही। हर कलाकार जब चित्रित करेगा तो वो हमेशा बाला बिहुला चांदो सौदागर को चित्रित नहीं करेगा। मेरा कहने का संदर्भ ये था। जी फरियाद जी, जी आप भी शुरू से देख रहे हैं मंजूषा चित्रकला को, आप साहित्य समाज से भी हैं, तो पहले तो आपसे यही हमें जानना समझना है कि क्या शेखर जी जो बात कह रहे हैं, वो चीज, वो समसामयिकता, वो तत्व मंजूषा कला में आपको दिखते हैं, कहीं से दिख रहे हैं? कोई ऐसा चित्र आपके ध्यान में आता हो? देखिए, सबसे जो अहम बात है, शेखर जी ने जो बात कही कि समसामयिकता लक्षित होनी चाहिए, तो किसी भी कला में जहां तक मेरी समझदारी है, चाहे वो साहित्य की विधा हो, कला की विधा हो या मूर्ति कला की विधा हो, स्थानीयता का बोध तो हर कलाकार में, लेखक में रहता ही है। और कोई भी एक अच्छी रचना तभी दे पाते हैं जब वो जिस परिवेश में एकदम डूबे हुए हैं, रमे हुए हैं, और जहां से वो उभरे हैं, उसको वो पूरी तरह से वो चित्रित सफलता पूर्वक करे कि वो सारा टेम्परामेंट और वो मूड जो है उसमें झलके। तो स्थानीयता से कोई समस्या मैं नहीं समझता हूं। सबसे बड़ी बात है कि जो कलाकार हैं, जो मंजूषा चित्र बना रहे हैं, ये कोई भी लोक कला की विधा से जुड़े हुए हैं, यूनिवर्सलाइजेशन अगर वो अपने सब्जेक्ट मैटर का कर पाते हैं, अगर हम जो है बिहुला का जो संघर्ष है वो अपने मृत पति को मंजूषा पर लेकर, जो लोक कथा है वो स्वर्ग को जाती है, और उसके साथ इसमें बहुत सारे पात्र हैं जो कथाक्रम में आते हैं, जो पारंपरिकता जो उसकी है। तो मनोज जी ने भी एक पॉइंट कहा इनके शेखर जी की समसामयिकता के संदर्भ में कि हमारा जो मूल सांस्कृतिक जो उसमें की जो धारा है, जो सोच है, और जो उसके पीछे परंपरा है, तो दोनों के बीच में मैं समझता हूं कि दिक्कत कहीं नहीं है। दिक्कत एक समझदारी की है, एक सामंजस्य का है, और जो हमारे कलाकार जो पारंपरिक रूप से जुड़े हुए हैं उसमें, ये जो नई पीढ़ी के लोग आ रहे हैं आज, बहुत ही मैं समझता हूँ मेरे लिए ये आज की जो गोष्ठी है और उसमें जो हमारे मित्र लोग भाग ले रहे हैं, तो मेरे लिए ये बात अहम है कि भागलपुर में एक दौर ऐसा भी था जब यहाँ मंजूषा को लोग जानते थे जरूर, चूंकि बिहुला बिसरी की गाथा में वो मंजूषा का जिक्र आता है, लोग अदरवाइज भी जुड़े हुए हैं पारंपरिक रूप से भी, लेकिन इसकी कोई पहचान नहीं थी। कई पढ़े लिखे लोगों के बीच में, सरकारी अधिकारियों के बीच में, ये जो ऐसे लोग जिनके सहयोग और सामंजस्य से कोई कला जो है आगे बढ़ सकती है एक आधार बना के, तो शेखर जी और इनके जो मित्र लोग जो थे, तो उन लोगों ने ये प्रयास किया, उसमें मैं भी संयोगवश शामिल था। इसके लिए मैं शेखर जी को धन्यवाद देता हूँ। लोग इसके लिए मुझे याद करते हैं कि उन्होंने एक महकमे में, सरकारी महकमे में, जिसमें सारे जो पदाधिकारी जो एक जिला या एक रीजन के होते हैं, कलेक्टर हैं, कमिश्नर है, डीडीसी, एसपी हैं, सारे लोग आए थे, और इन्होंने एक बहुत ही बारीक ढंग से और उस कला के पूरे टेम्परामेंट को दिखाते हुए वो स्लाइड शो किया था। शेखर जी को याद होगा क्योंकि इन्होंने किया था। वो एक वहां से एक पहचान बनी थी और अधिकारी भी उत्साहित हुए थे कि और लोग को जोड़िए, ये क्या है, कैसे है। फिर पहले मिलने के लिए मुझे याद है कि जब हमारे मंजूषा कलाकार शेखर जी और अन्य मित्रों के नेतृत्व में गए, तो मैं यहाँ जनसंपर्क पदाधिकारी था, तो उन्होंने, कमिश्नर साहब ने कहा कि ठीक है, उनको मिल लीजिए और फिर आगे इसको करते हैं। तो उस समय कहने का मतलब है कि एक माध्यम से लोग जानना चाह रहे थे कि भाई ये है क्या।
लेकिन आज वैसी बात नहीं है, ये बहुत खुशी की बात है। मेरे कहने का मतलब ये है कि जी कहाँ से आपने शुरू की सुनील जी कि मंजूषा में ये आगे बढ़ रहा है, ये बहुत सारे लोगों और बहुत बड़े क्षेत्र में पहुंच रहा है, और दूसरी बात है कि ये चमकीला होता जा रहा है, और एक जी साथ ये पॉलिसी सारी है कि ये मधुबनी चित्रकला को समझने में लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। आम लोग जो हैं, चाहे मनोज जी हो या शेखर जी हो, ये किसी भी फॉर्म में रहे मधुबनी या मंजूषा वो पहचान जाएंगे, लेकिन आम लोग वो से कंफ्यूज कर जाते हैं। और आप तो गवाह हैं कि दिल्ली हाट में लोग जो है मंजूषा पेंटिंग को मधुबनी पेंटिंग के नाम पर बेच रहे थे। तो समझ लीजिए कि ये सिमिलरिटी के कारण ही उन लोगों ने ऐसा किया होगा, या अदरवाइज होगा कि और भी कोई कॉमर्शियल कारण होगा। तो मैं माने कि मेरा ये विचार है कि जो भी सब्जेक्ट उठाते हैं, और मंजूषा के साथ सबसे बड़ी बात क्या है कि जहां तक मेरी जानकारी है कि मंजूषा एक ऐसा माने कि ये लोक चित्रकला है जिसके साथ एक गाथा जुड़ी हुई है, एक कथा है, एक आस्था से जुड़ी हुई कथा है, जो एक बहुत बड़े जन सामान्य में ये फैली हुई है परंपरा से। और मधुबनी चित्रकला में ऐसी बात नहीं है कि उसके साथ कोई कथा कहानी नहीं चलती है। तो यहाँ जो ये पहचान स्थानीयता की जो बात होती है, और फिर उसको समसामयिकता की जो बात होती है, उसके मूल में सबसे बड़ी बात है कि इस लोक चित्रकला के की पृष्ठभूमि में जो इसका इतिहास है, जो इसके जो पुरातात्विक साक्ष्य मनसा बिसरी और सर्पाकृतियों के रूप में इस क्षेत्र में मिले हैं, और जो पारंपरिक कलाकार जो हैं, जो परंपरा के रूप से बनाते रहे हैं, इसकी पहचान करके उसका एक स्टैंडर्डाइजेशन करके अगर वो इनपुट दिया जाएगा, तो आपकी एकदम समझिए कि एकदम डीपेस्ट आप फोक आर्ट को बनाइए, जिस उसकी रेखाएं ही सारी कहानी कहेंगी, और उसकी अभिव्यक्ति और उसमें जो पात्र चित्रित होंगे। तो ये थ्रेट इसलिए अभी आ रहा है कि अभी जो मंजूषा जो कहते हैं कि ऊपर उठी है और बहुत तेजी से दौड़ रही है, तो ये दौड़ तो रही है ठीक, जो आप कहे कि चकाचौंध जो है, मैं समझता हूँ इन द फील्ड ऑफ कमर्शलाइजेशन कहिए, मार्केटिंग कहिए, या इसमें जो मनी पेनिट्रेशन जो हो रहा है, सरकार के बिहार सरकार ने भी इसको एक महत्वपूर्ण लोक कला के रूप में लिया है, और उनका बहुत ह्यूज मनी पंपिंग हो रहा है। तो इसमें क्या है कि बहुत बड़ी संख्या में बहुत सारे कारणों से, कुछ नई पीढ़ी है सीखने की ललक से, कुछ लोग हैं रोजगार के ललक से कि भाई इसमें बनाएंगे। तो ये जो इतनी तेजी से बढ़ रही है, तो ये शेखर जी ने जो प्रश्न उठाया है, उस पॉइंट को लेकर इस कला को उस रूप में कन्वर्ज नहीं किया जाएगा, वो शेप नहीं दिया जाएगा, और इससे जो जुड़े लोग हैं उनके अंदर ये स्ट्रॉन्ग मैसेज नहीं होगा कि मंजूषा का माने ये है, हमको अपने चित्र में इन द फॉर्म ऑफ इमेज जो है, या उससे जो भाव होता है, भाव ये अहम होना चाहिए, और उसका जो स्थूल रूप है, उसकी रेखाकृति है, कलर है, उसका जो पैरामीटर्स है वो फॉलो हो। तो ट्रेडिशंस को एक स्टैंडर्डाइज रूप में मैं समझता हूँ, और इमेजिनेशन। एक चीज और पारिजात जी, ये हाँ। इस पर साथ में चर्चा करेंगे, लेकिन चूंकि आपका संबंध इतिहास और एक शोधकर्ता के रूप में भी रहा है, आपकी एक पहचान है, आप थोड़ा सा मंजूषा चित्रकला की परंपरा पर अगर थोड़ा प्रकाश डाल पाए, क्योंकि इसको लेकर के अनेक भ्रांतियां हैं। जो पुस्तकें लिखी गई हैं उनमें कोई संदर्भ नहीं मिलता है, तो ये एक कंफ्यूजन की भी स्थिति होती है। हम विदेशों का रेफरेंस देते हैं और उसका कोई संबंध नहीं है, उसका कोई रेफरेंस नहीं है, तो हम उसकी ऑथेंटिसिटी को कैसे जांच पाएंगे? तो एक अगर आप उसकी परंपरा पर कुछ प्रकाश डाल पाए। देखिए, परंपरा जो मंजूषा चित्रकला जो है,
मैं समझता हूं कि बिहार में नहीं पूरे देश में जितनी लोक चित्रकलाएं हैं, वैसे मुझे सबकी जानकारी नहीं है, लेकिन जो बातें छन कर आती हैं, क्योंकि हर कला की जो मुख्य विशेषताएं हैं वो आती रहती हैं, लोग एक माने कि बेसिक वे से जानते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि इसके साथ एक बहुत बड़ी लोक परंपरा और लोक गाथा जुड़ी हुई है। तो बिहुला बिसरी की लोक गाथा जो है, अब इस पर मैं ये कहना चाहूंगा थोड़ा सा और आगे बढ़कर, ये जो हमारा जो ये हमारे ओरल ट्रेडिशन में है। बिहुला बिसरी की जो गाथा जो अभी तक आई है वो हमारे ओरल ट्रेडिशन में है, वाचिक परंपरा में है। तो वाचिक परंपरा में जो कथा कहानियां, लोकोक्तियां, धारणाएं और हमारा विश्वास जो रहता है, उसमें कुछ रहती हैं जो कि बहुत सहेजी हुई पहले से रहती है, और कुछ ऐसी हैं जो कि उस तरह से सहेजी हुई नहीं है, लेकिन लोक मानस में, जनमानस में फैली हुई है। लेकिन ये जो हमारे मिथक हैं, ये जो हमारी लोक गाथाएं हैं, वो सिर्फ एक जनमानस की परिकल्पना नहीं है, उसके अंदर भी इतिहास है, उसके अंदर भी भूगोल है, संस्कृति है और साहित्य का कूट है। अभी जो जरूरत है लोक ये जो वाचिक परंपरा है, उसका जो चैलेंज अभी वही है कि इन परंपराओं को, और इसको जो है आज इतना ये रिसर्च का जो मेथड इतना ज्यादा एडवांस्ड हो गया है कि अगर हम बिहुला बिसरी की लोक परंपरा जो है, ये वाचिक परंपरा को, अगर आज जो साहित्यिक टूल्स हैं एक उत्कृष्ट साहित्य लेखन के और उसकी अवधारणा के, तो उस इनपुट से जो और भी जो विश्व की या देश की लोक गाथाओं को जिस तरह से डॉक्यूमेंटेशन किया गया है, तो उसमें हमारा जो आप कहते हैं रेफरेंस नहीं है, तो बिहुला बिसरी की गाथा ही अपने आप में रेफरेंस है, और उसके संदर्भ में जो बातें कही जाती हैं, जो कोई देशी विदेशी या अन्य लेखकों ने लिखी है वो है। लेकिन एक बात मैं ये कहूँगा कि जो हमारा ये जिसकी ये बिहुला बिसरी है, यहाँ सर्प पूजन की परंपरा, मनसा देवी जो है वो सर्पों की देवी मानी जाती है। तो सर्प पूजन की परंपरा हमारे क्षेत्र में बहुत प्राचीन काल से है। चंपा नगरी जहाँ एक कथा घटित हुई, वहाँ की खुदाई में भी पटना यूनिवर्सिटी ने किया और भी लोगों ने किया, तो काफी सर्पाकृति मिली है, मातृ देवियां मिली हैं। और जो सबसे बड़ी बात है, ये विक्रमशिला बौद्ध महाविहार जो अंग क्षेत्र में है कहलगांव में, वहां भी मनसा बिसरी की दो बहुत ही अच्छी प्रतिमा मिली है, जिसकी चर्चा मैंने अपने कई आर्टिकल्स में की है, जिसमें मनसा देवी हैं, सर्पियां हैं, घट हैं। तो यहाँ इतिहास ये रेफरेंस की बात नहीं है, खुद इतिहास और पुरातत्व इसमें समाया हुआ, छिपा हुआ है। जरूरत है कि उसको उस ढंग से एक्सप्लोर करके एक जगह ला कर एक स्टैंडर्ड वे में देने के लिए। अब यही बात है कि हम हैं तो बहुत ही माने कि हमारी परंपरा समृद्ध है, लेकिन चूंकि अंग्रेजी में हम नहीं बोल रहे हैं तो कुछ नहीं है, वही वाली बात है। बिहुला बिसरी की लोक गाथा यहाँ के जन जन की परंपराओं से ये बोल रहा है। कल से बिसरी पूजा शुरू हो रही है बिहुला बिसरी, आप देखिएगा कि ये एक ऐसा लीजेंड है, ये लिविंग लीजेंड है, जीवंत परंपरा है। बिहुला बिसरी की कथा जो है कोई किताबों में सिमटी हुई और स्मृतियों में सिमटी हुई नहीं है, आज भी लोकमानस में उसी रूप में मनाई जा रही है, जो कि 1000 वर्ष पहले जिस तरह से ये कथा घटित हुई थी, उसके सारे रिचुअल। तो आपने ये बहुत ही माकूल प्रश्न उठाया है सुनील जी, ये आपने जो बात कही है कि इसका रेफरेंस जो है वो इस तरह से, तो रेफरेंस तो ये अपने मूल ग्रंथ है, ये तो बेसिक रेफरेंस है, ये हमारी कमी है। उससे जुड़े हुए जो लोग हैं जिनको इसको जो है लिटरेरी, हिस्टोरिकल, आर्कोलॉजिकल एक आर्ट का जो एक फॉर्मेट देना चाहिए, वो कमी ही अभी खल रही है। और वो होगी तो मैं समझता हूँ कि मनोज जी भी सहमत होंगे और शेखर जी भी सहमत होंगे कि आप जो उस कथा स्ट्रॉन्ग जो उसके बेस हैं बिहुला बिसरी की कथा के, जो उसकी सारी जो बातें हैं,
वो जब तक आपके सामने वो नहीं रहेगा या उससे आप आह्लादित नहीं रहेंगे कि हम इस ट्रेडिशंस को लेकर चल रहे हैं, फिर देखिए कलाकारों की कलाकारी में क्या इनपुट्स आता है और वो किस तरह से यूनिवर्सलाइजेशन होता है। ऐसे भी सर्व तो जनीन है, बहुत सारे देशों में भी है, इजिप्ट में भी है और भी सारे देशों में है, स्टेट्स में भी है। तो ये पूजन का जो हमारा मेन है कि सर्पों की देवी का, ये तो एक ऐसा इंस्टिंक्ट और पॉइंट है कि इसको लेकर अगर कलाकार उस लोक का जो इम्पैक्ट है, उसका जो थ्रस्ट है दे के करे, तो वो क्या कहते हैं, वो हम समझते हैं कि देश और राज्य में नहीं, पूरे यूनिवर्सल इसकी एक अपील। सर्प पूजा और बिहुला बिसहरी की गाथा को लेकर के हम लोग एक बार और चर्चा करेंगे। अभी परिजात जी आपसे दो और लोगों का हम स्वागत कर रहे हैं। आप नीचे वाली लाइन में जो मध्य में आपके समक्ष हैं वो हैं नवीन जी, नवीन रॉय। आप मंजूषा कला जब प्रकाश में आई, जी नमस्कार, मंजूषा कला जब प्रकाश में आई तो नवीन जी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान था उसके बाद उसको एक बाजार मुहैया कराने में। जान रहे, नमस्कार। और बाएं साइड में सबसे नीचे, नमस्कार बेटे बाबू। नमस्कार। बाएं साइड में सबसे नीचे विनय कुमार हैं, पटना के जाने माने संस्कृति कर्मी। मैं प्रश्न नवीन जी से ही ले रहा हूं। पहले नवीन जी, शुरू से आपने देखा है, वो दौर देखा है जब चक्रवर्ती देवी मंजूषा कला को बाहर लेकर के आती हैं, उसके बाद फिर मनोज मीता जी से आपकी मुलाकात होती है, मनोज पंडित जी से मुलाकात होती है, और भी लोगों से मुलाकात होती है, और मंजूषा कला को बाजार दिलवाने में आपकी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। प्रश्न ये है, आपसे हम लोग जानना समझना ये चाह रहे हैं कि उस समय से लेकर के अब तक जो मंजूषा कला में घट रहा है, हो रहा है, सब कुछ आपने देखा है। मंजूषा कला को आज आप कहां पा रहे हैं, कला के रूप में भी और उसके बाजार के रूप में भी? नमस्कार सभी को। फोकैटोपीडिया जो है उसके कारण हम लोग मिल पा रहे हैं। शिवशंकर जी परिजात जी से दिसंबर 2019 में मुलाकात हुई थी, मनोज जी से गाय बगाए बातचीत हो जाती। शेखर जी नमस्कार। शेखर जी के रहते भागलपुर रहते मेरी आपसे रूबरूयत नहीं हो पाई थी। आज आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मेरी मुलाकात हो गई। मैं अपने को सौभाग्यशाली समझता हूँ। विनय जी नमस्ते। आपके बारे में मैंने सुनील जी से सुना है, आज क्रम में और भी जानेंगे कि आप कल्चरल एक्टिविस्ट हैं और वॉरियर हैं, तो चल रहे हैं। और प्रश्न मेरे सामने है, ये बात सही है कि माननीय चक्रवर्ती देवी जी के बनाए हुए कुछ चित्रों को लेकर जो हम लोगों ने वो सोच कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशनल थी, संस्थागत सोच थी, जो हम जिस संस्था के लिए कार्यरत हैं, नाबार्ड जिसको कहते हैं, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, तो हम लोग लगातार जीविका के विभिन्न आयामों पे कार्य करने की दिशा में सोचते रहते हैं। मंजूषा चित्रकला का जब प्रस्ताव आया मनोज पांडे जी की तरफ से दिशा ग्रामीण विकास मंच की संस्था के माध्यम से, तो हम लोग को लगा कि कुछ करने की भी आवश्यकता है। उसके पीछे भी एक हमारे हिंदुस्तान टाइम्स के पत्रकार हैं जो स्थानीय स्तर पे काफी लिखते रहे हैं, उन्होंने लिखा था इसी के बारे में। जितनी सारी चर्चाएं हम लोग, मेरा मूल वहीं से हुआ, क्योंकि मैं भागलपुर के लिए नया था, मैं चंडीगढ़ जैसे शहर से आया था। मेरी जो मातृभूमि है या जो जन्मस्थली है मिथिला का क्षेत्र है, जहाँ की कला अपने आप में विश्वविख्यात है। अब उसको किसी भी प्रकार की कोई भी आवश्यकता नहीं है कि हम उसको एक्सप्लेन करें। तो मुझे जो सारी जानकारी मिली वो अभिजीत दा के ही लेख से मिली थी, जो हिंदुस्तान टाइम्स में छपा था। मैंने उसको काट के बजाता, उस दौर में स्कैनर और इतना व्हाट्सएप और एडोब नहीं हुआ करता था, तो हम लोगों ने उसका ज़ेरॉक्स किया और मैंने अपने कार्य को लिखा कि नहीं, इस पे कार्य करने की आवश्यकता है। और मेरी कुछ किस्मती रही
मेरे क्षेत्रीय कार्यालय ने भी सोचा और पूरे देश स्तर पे बिहार में स्वीकृत होने वाला अपने आप में पहली परियोजना मंजूषा चित्रकला और जीविकोपार्जन से था। तो ये बैकग्राउंड में पहली बात जब ये शुरू हुआ, मुझे याद आ रहा है श्रीमती सुधा श्रीवास्तव मंत्री थी उस दौर में, वो हमारे पहले कार्यक्रम में आई थी जो निहार होटल में हम लोगों ने एक छोटा सा अवेयरनेस, एक जागरूकता जागरण का प्रयास किया था। मुझे लग रहा है मनोज जी याद होगा आपको वो दौर सर। हाँ सर, पहले दरादी में सुधा श्रीवास्तव गई थी, 1 महीना का ट्रेनिंग। जी वो स्कूल में मुझे याद है दरादी, वो टूटे हुए पुल से जाना होगा, बहुत सारी यादें हैं। उसको मैं दरकरार करता हूँ। सुनील जी, आपने जो बहुत ही बढ़िया प्रश्न पूछा है उस पर आता हूँ। तो उस दौर में शुरू करके हम लोग लाइवलीहुड को किस प्रकार इससे जोड़े, और मेरा कई बार वहाँ के जो लोग मंजूषा चित्रकला को बहुत बेहतर तरीके से भागलपुर अंग क्षेत्र में जानते हैं, उनसे काफी बार इस पे चर्चा हुई। तो मैंने उनसे हर बार यही कहा कि हमारा जो प्रयास है वो कहीं किसी भी स्तर पे मूल कला में कोई भी बदलाव करने का नहीं। हमारा प्रयास यही है कि हम किस प्रकार से उस कला के आधार पे मोटिव को निकालें, उस कला से रंगों के विन्यास को निकालें और उसको फिर देखें कि क्या ये जीविकोपार्जन के साधन बन सकते हैं। तो कहीं भी मूल कला में छेड़छाड़, क्योंकि हम लोगों ने बहुत इस पे जो भौगोलिक संकेतन होता है, GI ज्योग्राफिकल इंडिकेटर, उसके लिए भी बहुत प्रयास किया और उसकी एक बड़ी प्रक्रिया है, और उस प्रक्रिया के दौर से गुजरने के बाद ही किसी कला विशेष को किसी ज्योग्राफिकल एरिया के लिए, भौगोलिक क्षेत्र के लिए, उसके लिए एक पेटेंट की तरह इंडियन पेटेंट्स रजिस्ट्री ऑफिस चेन्नई से मिलता है। उसमें हम लोगों ने बहुत शोध किए, बहुत डॉक्यूमेंटेशन किया गया, और बहुत सारे हम लोग को याद है बिहुला विशरी के समय में, आज से कई एक साल पहले हम लोगों ने जो म्यूजिक है बिहुला विशरी से जुड़ा हुआ, उसको रिकॉर्ड करने का बहुत बड़ा प्रयास किया। कुछ मनोज जी ने शायद व्यवस्था करी थी, कुछ स्थानीय कलाकार जो पूरे फोक को गाने का प्रयास कर रहे थे और हम उसको डिजिटाइज करने का प्रयास कर रहे थे। मुझे अब जानकारी नहीं है कि मेरे आने के बाद वो पूरा मीडिया कहाँ गया, लेकिन वो बहुत ही महत्वपूर्ण मीडिया था। दूसरा जो हम लोगों ने प्रयास किया, जैसे कि मनोज जी बोल रहे थे, बच्चों से जुड़ने का। तो DPS जो भागलपुर में है, DPS में हम लोगों ने बहुत सारे प्रयास करके वहाँ के एक्स्ट्रा करिकुलर में मंजूषा चित्रकला को के लिए एक सब्जेक्ट को इंक्लूड कराया, ताकि जो आने वाला नस्ल है वो कम से कम मंजूषा चित्रकला को समझ सके। तो ये प्रयास हो, और फिर नाबार्ड के और भी बहुत सारे प्रोग्राम आए जिसमें एक्टिविटी बेस्ड ग्रुप था। ये तमाम चीजें थी जिसमें मंजूषा कला को बढ़ाना था। उसके वॉरियर्स, आजकल ये कोरोना काल में वॉरियर्स बहुत शब्द मुंह पे आता है, उसके वॉलेंटियर्स तैयार करने थे जो कि कला से जीविकोपार्जन की तरफ जा सके। तो बहुत सारे जगहों पे हम लोगों ने जो मनोज पंडित जी तरीके कलाकार हैं या अन्य उभरते हुए कलाकार हैं, उन सबको भी हम लोगों ने साथ रखा, और डॉक्टर अमरेंद्र हमारे साथ रहे। कहिए कि वो एक अभिभावक तुल्य रहे, जिनसे हम लोग लगातार किए जा रहे कार्यों के प्रति बराबर उनसे हम लोग राय मशविरा भी लेते थे, और उनसे कहते आप राय बताइए कि कहाँ हम गलत रहे, हम भटकना नहीं सकते, और जो कला है उस कला की जो धरोहर है उसमें कोई भी छेड़खानी ना बढ़े। तो ये एक मोटा रहा हमारा। और आज के दौर में जब मैं फेसबुक पे सुनील जी देखता हूँ, मैं नाम भूल गया, अनुकृति को, वो छतरी पे मंजूषा है, और अभी फेस मास्क प्रधानमंत्री ने मधुबनी पेंटिंग के मोटिव वाला फेस मास्क के बारे में अपने कार्यक्रम मन की बात में चर्चा की थी। तो मैंने अनुकृति के भेजे हुए कुछ फेस मास्क जो मंजूषा चित्रकला के हैं, मैंने बाकायदा आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब को ट्विटर पे भेजा,
कि आप मंजूषा जब मधुबनी की बात करते हैं, दूसरी धरोहरों पे भी ध्यान दीजिए। इनके जो आर्टिस्ट हैं उनको भी आपके मुखारबिंद से सहयोग की आवश्यकता है। तो जैसे कि खादी में हुआ, जैसे कि हाफ कुर्ता में हुआ, आज मंडी का एक बहुत प्रचलन हो गया। बोलने से बात आगे बढ़ती है और हम लोग भी उसी को मानते हैं। और बाजार यदि उपलब्ध नहीं हो तो मुझे लगता है राजकीय सहयोग से कला को रखना या पुनर्जीवन के प्रयासों में बड़ी मेहनत है। हम ये नहीं कहते हैं कि इम्पॉसिबल है। हमारे यहाँ इतिहास है कि आलमगीर को जहांगीर से लेके तमाम जहांगीर मेरे मन में आ गया कि अभी मैंने उनकी एक फिल्म देखी है जिसमें कला का जो संरक्षण होता है, राजकीय संरक्षण, वो व्यवस्था इम्पॉसिबल नहीं है, अकल्पनीय नहीं है, वो हो सकता है, वो है हमारे यहाँ। लेकिन उसके लिए एक बहुत ही ठोस मैं तो कहूँगा राजनीतिक विचार से ही नहीं, राजनीतिक पहल और सोच और एक इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है, जो मुझे लगता है कि डाइल्यूट हो जाता है। कल मैं प्रधानमंत्री के भाषण के दौरान देख रहा था कि माननीय चौबे माननीय मंत्री भारत सरकार तो बैठे थे। मैं कोशिश कर रहा था देखने का कि क्या वो मंजूषा की आकृति वाले कुछ दुशाला या कुछ इस प्रकार का पहनेंगे या नहीं पहनेंगे, क्योंकि आप देखेंगे तमाम लोग अपने अपने क्षेत्रों के किसी भी चीज के चीजों को लेकर आगे बढ़ाने का कोशिश करते हैं, लेकिन ढूंढ नहीं पाया ऐसा उनके क्योंकि अश्विनी जी भी आज बहुत कार्यक्रमों में आए थे, वो बिहार सरकार में भागलपुर काफी कार्यक्रमों में वो आते थे। लेकिन ये राजनीतिक इच्छा शक्ति हमारे यहाँ नहीं होगी, तब तक हम क्या करेंगे। मैं माननीय सभी यहाँ उपस्थित शेखर जी से, शिवशंकर जी से मैं यही मतलब ये विचार के लिए आपके सामने रखना चाहता हूँ इस पटल पे कि हम जब तक कि पूर्णतः राजकीय सहयोग नहीं उपलब्ध है, तब तक हम इस कला को आगे कैसे ले जाएंगे, हम कैसे धुरंधर कलाकारों को आगे बढ़ाएंगे, कैसे हम पद्मश्री की श्रेणी में लोगों को लेकर जाएंगे, हम कैसे राज्य से उपेंद्र महारथी शिल्प संस्थान के देहरी से आगे इसको लेकर जाएंगे, कैसे महालक्ष्मी सरस फेयर बॉम्बे में यदि 500 करोड़ रुपए का व्यवसाय 10 दिन में होता है तो 5-10 करोड़ का व्यवसाय मंजूषा चित्रकला का हो, तो कैसे करेंगे। यदि हम इस सवाल पर हम नवीन जी, मुझे लगता है कि विनय जी ज्यादा अच्छे से प्रकाश डाल पाएंगे, क्योंकि प्रशासनिक अनुभव भी है उनके पास और कला के बाकी पहलुओं पर भी उनकी नजर बहुत पैनी रहती है। तो एक तो ये कि नवीन जी जो बात कह रहे हैं, एक तो थोड़ा आप उस पर प्रकाश डालिए, ये विनय जी से है। और दूसरी बात ये कि आज की चर्चा का जो मूल विषय है, मैं चाहूंगा कि उस पर आप पहले थोड़ा प्रकाश डालें कि बाजार तो ठीक है, मंजूषा कला को बाजार मिल रहा है, अनेक कलाकार भी बाजार के हिसाब से बहुत अच्छा कर रहे हैं, एक चमक दमक भी दिख रही है, सरकार भी बहुत पैसा पंप कर रही है, जिसकी बात शिवशंकर जी कर रहे थे और नवीन जी ने भी वो बात कही डायरेक्टली। लेकिन इन सब के बीच क्या मंजूषा कला उस रूप में विकास कर पाई? मंजूषा कला विकास करने के दौरान ही ठहर गई, उसकी बाजार की जो चकाचौंध है उसने एक तरीके से उसको काफी नुकसान पहुंचाया। बाजार जरूरी है, लेकिन क्या बाजार इस रूप में भी जरूरी है कि वो कला की मूल आत्मा को भी नुकसान पहुंचाए? ये विनय जी से जानना चाहेंगे। थैंक यू सुनील। सब लोगों को नमस्कार। शेखर जी से एक लंबे समय के बाद देखा देखी हो रहा है। ये बड़ा ही मौजूद प्रश्न है आज की तारीख में, क्योंकि बिहार में जब हम कलाओं की बात करते हैं तो बिहार में ऐसा जो नाम आता था पहले हम लोग के मिथिला चित्रकला के साथ साथ मंजूषा का नाम भी हम लोग के सामने वैसे ही आता है। और मुझे संकोच नहीं है कि का बहुत बड़ा योगदान है।
इसकी वजह से शुरुआती दौर में जब बहुत लोग नहीं भी जानते होंगे मंजूषा के बारे में, बहुत चीजों के बारे में शेखर जी उस वक्त दिख रहे थे। तो मेरा ये कहना है कि बाजार इसका एक पक्ष है, रोजगार का विषय भी इससे जुड़ा हुआ एक पक्ष है, लेकिन जो दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष कला रूप के बारे में जब हम बात करते हैं तो मुझे लगता है कि ये विषय जरूर है हम लोगों के लिए कि मंजूषा को के ऊपर, उसके आर्ट फॉर्म के ऊपर जितना लिखा पढ़ा जाना चाहिए था या जितना इसको थ्योराइज करने का काम किया जाना चाहिए था वो उस रूप में सामने नहीं आ पाया है। अगर कुछ विद्वानों ने किया काम किया है तो वो बहुत ज्यादा पब्लिसाइज नहीं हो पाया है। इसको पब्लिसाइज करने के लिए इसको मुझे लगता है कि कई लोगों ने काम करना चाहिए था। मैं पहले उसके पार्ट की बात करना किसी तरह से देश में सारे लोग वर्ली कला के बारे में, उड़ीसा के पटचित्र के बारे में, बंगाल के पटचित्र के बारे में जितना ज्यादा लोग जानते हैं, काली घाट पेंटिंग के बारे में जितना ज्यादा लोग जानते हैं, काफी लिखा पढ़ा गया है, सभी भाषाओं में लिखा पढ़ा गया है, क्षेत्रीय भाषाओं में लिखा गया और अंग्रेजी में भी लिखा पढ़ा गया। तो कलाओं पे जो चिंतन मनन करने वाला वर्ग है वह वर्ग मूलतः ज्यादातर अंग्रेजी में काम करने वाला वर्ग है, जिसकी बोल रहे थे कि लेकिन उससे हिंदी में काम करने वाले, भाषाओं में काम करने वाले लोगों की न मात्रा घटती है न उनके काम का, क्योंकि जो ओरिजिनल राइटिंग है वो ओरिजिनल राइटिंग है। लेकिन इसके बावजूद भी मेरा ये कहना है कि उसके बारे में ज्यादा कला बारे में चिंतन करने वाला ज्यादा डिस्कशन में जानी चाहिए। शिक्षा कला को लेकर के तो कला को जैसे मिथिला कला के बारे में देश के बड़े विद्वानों ने लिखा, ज्योति विज्ञान और हर जगह उनकी चर्चा की, देश विदेश के लोग आए और उनको लेकर इंडिया आर्ट फेयर जैसा अंतर्राष्ट्रीय कला या इस तरह के जो बड़े एग्जीबिशन होते रहे, जो कलाओं के भी वो एग्जीबिशन जो हिंदुस्तान से बाहर जाते रहे, जैसे खासतौर पे अदर मास्टर्स वाला जो शो था इन सबमें मिथिला कला को जगह मिली, तो उसकी वजह से ये ज्यादा प्रोमिनेंस इसको मिला। मुझे लगता है कि मंजूषा कला को ऐसे तमाम बड़े आयोजनों में जिसको कि देश का रिप्रेजेंटेटिव एग्जीबिशन कहते हैं हम लोग, उन सब में भी मंजूषा कला के लिए बात किया जाना चाहिए और जो उनके क्यूरेटर हैं उनसे भी डायलॉग करना चाहिए, जो करने वाले हैं, और कहना चाहिए कि मंजूषा कला एक बहुत महत्वपूर्ण पोजीशन है। अभी सुमन सिंह जी ने लिखा था कि एक लिविंग पोजीशन है और ये एक नैरेटिव पेंटिंग है। ये सही बात है, इस देश में बहुत कम नैरेटिव पेंटिंग्स हैं जो जैसे पॉपुलर हैं, क्योंकि ठीक है कि कला राइटर्स को भी पॉपुलर नहीं है, और जिन क्षेत्रों में बेहुला बिछोरी की ज्यादा प्रैक्टिस की जाती है, वो पूरा जो बिहार है और बिहार में खासतौर पे जो बंगला भाषी क्षेत्र है पूरे यानी कि उत्तर बिहार का पूरा रीजन मधुबनी से लेकर और पूर्णिया तक और नीचे चले आए भागलपुर, सारे रीजन। तो इसको कहने की बात है कि इनके क्षेत्रों से बाहर ले जाता है और कला के एक बड़े सोसाइटी के चर्चा होनी की, ताकि महत्वपूर्ण स्थान हमारे शिक्षा कला को मिल सके। इसमें मुझे लगता है कि हम पूरे कर रहे हैं, इसमें हम लोगों को ये ले जानी चाहिए बात बड़े फोरम पर। और जो नैरेटिव पेंटिंग का जो खासियत है, अब देश के कई आप बड़े कई पब्लिकेशन में भी देखिए, बड़े राइटर्स हैं उन्होंने लिखा है, उन्होंने नैरेटिव पेंटिंग के बारे में लिखा, और वहाँ हम लोग मंजूषा की चर्चा नहीं पाते।
तो मुझे लगता है कि ऐसे तमाम लोगों के बीच लोग काम किया, शेखर जी ने काम किया, शेखर जी ने काम किया, मनोज पंडित जी ने काम किया, सब लोग जिन्होंने काम किया, ये कामों को देश के सामने बड़े फोरम पर रखा जाना चाहिए। कोई नेशनल सेमिनार होने चाहिए। मान लीजिए दिल्ली में मंजूषा कला पे तो उसकी धमक पूरे देश में कोई जाएगी। कलाओं के मंच पर भी उसको हम लोग बेहतर नहीं कर सके। मंजूषा कला के ऊपर अगर ललित कला अकादमी कोई पब्लिकेशन करता है, IGNCA भी कोई बढ़िया पब्लिकेशन करता है या कोई पब्लिकेशन करता है बढ़िया, तो पूरे देश भर में उसको एक खास अवसर मिलता है। तो मेरा ये कहना है कि कला के एक फॉर्म के रूप में इसको रिकॉग्नाइज कराने की आवश्यकता है, क्योंकि हम लोग यहाँ लोकल रिसर्च काम कर रहे हैं, तो बड़े फोरम पर ले जाना चाहिए, तभी जाकर हम मुझे लगता है कि मंजूषा कला को हम आर्ट फॉर्म के रूप में मान्यता दिला सकते हैं। ये एक बात है। दूसरी कि यहाँ थोड़ा सा मैं रोक रहा हूँ, थोड़ा सा मैं रोकना चाह रहा हूँ। आवाज मिल रही है अगर मेरी तो क्या ईयरफोन का इस्तेमाल संभव है, क्योंकि आवाज बहुत कट के आ रही है, बहुत ही कट के आ रही है, तो समझने में भी काफी परेशानी हो रही है सारे लोगों को। अच्छा ठीक है, ईयरफोन से भी बात करते हैं अभी। तो मैं ये कह रहा था कि क्या अभी आवाज ब्रेक कर रहा है क्या? जी आवाज काफी ब्रेक कर रही है। अभी ठीक है, अभी इम्प्रूव किया है सर। आप थोड़ा नजदीक आए हैं ना मॉनिटर के। जी मैं ये कह रहा था कि अब आवाज जा रही है? पूरी आवाज क्लियर हुई? जी अब क्लियर। जी क्लियर। मैं चाहूंगा कि एक बार थोड़ा सा ब्रीफ में जो आपने पहले बोला है उसको भी थोड़ा सा ब्रीफ कर दें ताकि स्पष्ट हो पाए। मैं ये कह रहा था कि हम लोगों ने स्थानीय स्तर पे जो लोकल लेवल पे जैसे हमारे भागलपुर के साथियों ने, बहुत लोगों ने रिसर्च किया है मंजूषा कला के ऊपर। मेरा कहना है कि इन रिसर्च को और बड़े लेवल पर या राष्ट्रीय फोरम पर ले जाने की जरूरत है और उसको डिस्कस करने की जरूरत है, एक बात। दूसरी बात मैंने कहा कि इसमें देश के बड़े आर्ट क्यूरेटर्स को भी इनवाइट करना चाहिए कि वो आए और यहाँ चीजों को देखें और राष्ट्रीय स्तर पर ले जाकर डिस्कस करें। तीसरी बात मैंने कही कि IGNCA, ललित कला अकादमी, क्राफ्ट म्यूजियम और इन सब ऑर्गेनाइजेशन को, जो लोग लोक कलाओं के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनको मंजूषा कला के ऊपर बढ़िया हार्ड बाउंड किताब छापना चाहिए, ऑनलाइन भी। और मान लीजिए कि उनको फिल्म भी कमीशन करना। मेरा ये कहना है कि अगर हम राष्ट्रीय स्तर पर चीजों पे बात करेंगे तो राष्ट्रीय स्तर की जो मान्यता है, जिस मान्यता के लिए हम लोग चिंतित हो रहे हैं, वो मान्यता तभी मिल पाएगी जब हम राष्ट्रीय स्तर पर ले जाएं चीजों को। जो हमारे लोकल रिसर्चर जिन्होंने गंभीर काम किया है मंजूषा कला के ऊपर, उन रिसर्च वर्क को हम लोग IGNCA तक पहुंचाएं, क्राफ्ट म्यूजियम तक पहुंचाएं। और जैसे बहुत सारे लोग जो फोक आर्ट में काम करते रहे, बड़े जो हिस्टोरियंस, आर्ट हिस्टोरियंस, उनको भी हम इनवाइट करें कि आप आइए और यहाँ रिसर्च कीजिए, देखिए, यहाँ लोगों से बात कीजिए और उनको ले जाकर वहाँ पहुंचाइए। तभी जाकर के, जैसे अब मैंने कहा, प्रोफेसर ज्योतिन्द्र जैन ने कुछ वर्ष पूर्व एक लोक कलाकारों का, लोक कलाओं का एक बड़ा शो तैयार किया था, जिसको कि वो विदेश ले गए थे। तो वैसे शोज में भी, उस तरह के जो भी शोज हों, उन सब में मंजूषा कला को भी जगह मिल पाए, इसके लिए भी कॉन्शियस एफर्ट की जरूरत है। तभी जाकर हम शायद
इसको नेशनल लेवल पे, क्योंकि मिथिला कला ने क्या किया, मिथिला कला में क्या हुआ, प्रोफेसर ज्योतिन्द्र जैन जैसे आर्ट हिस्टोरियंस या विदेशी राइटर्स, उन्होंने किताबें लिखी, उनके ऊपर काफी काम किया, IGNCA ने किताबें छापी, तो वो एक नेशनल लेवल पे बात बनती है कि देश में कौन है। आर्ट की बात करते हैं तो वर्ली है, जब इन इलाकों की बात करें तो वर्ली है, और कालीघाट पेंटिंग पे काफी लिखा गया, उड़ीसा के पटचित्र पे काफी लिखा गया, बंगाल के पटचित्र पे लिखा गया, कालीघाट पेंटिंग के ऊपर लिखा गया। तो इन सब कलाओं पे जब लिखा पढ़ा जाता है और राष्ट्रीय स्तर पर जब ये चर्चा का विषय बनता है, तो एक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान एक किसी आर्ट फॉर्म की बनती है। ये एक बात मैंने कही। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, ये बात मैंने कही थी, अब तक उसका जिस्ट है ये। एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि लोक कलाओं का जो विकास होना चाहिए, अभी बदलते समय में जो हम लोग लोक कला की परिस्थितियां बदल गई। पहले लोक कला लोग अपने घर में अपनी खुशी के लिए करते थे, अपने पर्व त्योहार के लिए करते थे। बिहुला बिशहरी की पूजा कर रहे हैं तो उस दृष्टि से वो सारे हम लोग उनको पेंट करते थे, या मिथिला कला में कोहबर बनाते थे, क्योंकि शादी ब्याह होना है, वर और कन्या को वहां रहना है तो कोहबर बनाते थे, या शादी के बाद जाती हुई लड़की को भाई उपहार में भी मिथिला पेंटिंग ले जाना होता था। यानी कि हमारे पर्व त्योहार, हमारे ट्रेडिशन, इन सब में हम फोक आर्ट करते थे। ये पुरानी बात थी, आज बात बदल गई। अब बात हो गई कि अब आर्ट वर्क, फोक आर्ट भी आपके मतलब बढ़िया आर्ट पेपर पे हो रहा है। फोक आर्ट अगर आप काथा वर्क करते हैं, जो काथा वर्क जैसे बंगाल में होता है, बिहार में सुजनी होता है, बिहार में सुजनी है तो सुजनी का काम करने के लिए आप विदेशों से धागे मंगवा रहे हैं। तो ये चीजें समय बदल रही हैं। तो उसी तरह से मान लीजिए कि मिथिला का आर्ट में जो बड़ा काम हुआ कि कोलैबोरेटिव वर्क हुए, यानी कि मिथिला के कलाकार राष्ट्रीय स्तर के आधुनिक कलाकारों के साथ मिलकर भी काम किया, उनके साथ इंटरेक्शन हुआ, वो देश विदेश गए घूमने, तो उनकी वजह से भी चीजें काफी प्रचारित होती हैं और उनका अपना काम भी इनरिच होता है। जैसे बहुत सारे मिथिला के कलाकारों ने देश के श्रेष्ठ कलाकारों के साथ बम्बई और दिल्ली और दूसरे शहरों में उन्होंने काम किया, तो उसकी वजह से बदलते समय के कंटेक्स्ट में उनके आर्ट फॉर्म में भी चेंजेस आया, उनके मटेरियल में चेंजेस आया। तो ये चेंजेस तभी होगा जब उनका एक्सपोजर लेवल बढ़ेगा, यानी कि हमको उनको किसी बड़े एक्सपोजर की तरफ ले जाना चाहिए। एक बात। दूसरा कि अब पहले घरों में अपनी खुशी के लिए करते थे, अब क्या हो गया, अब भाई अब डिस्प्ले भी कर रहे हैं। अब यानी मंजूषा कला को राष्ट्रीय स्तर की कला प्रदर्शनियों में, राष्ट्रीय स्तर की कला प्रदर्शनियों में भी हिस्सा मिलना चाहिए, उसको हिस्सा दिलाने की कोशिश करना चाहिए। जैसे हिंदुस्तान में होने वाली बहुत सारी राष्ट्रीय स्तर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कला प्रदर्शनियों में, जैसे आप सभी लोग जानते हैं इंडिया आर्ट समिट होता है, जो इंटरनेशनल लेवल का, एशिया का सबसे बड़े कला मेलों में से एक है। इंडिया आर्ट समिट में भी मिथिला कला को काफी रिप्रेजेंटेशन रहता है, वर्ली आर्ट रहती है वहाँ। तो इस तरह से कई कलाएं रहती हैं। उन तरह की कलाओं के साथ अगर हमारी मंजूषा कला की वहाँ एग्जिबिट होगी तो उसे भी, उसकी शक्ति को तब, उस कला की जो शक्ति है, शक्ति को तब शायद पहचाना जा सकेगा, और शायद उससे जो वैसे लोग, तमाम लोग देश के कला की चिंता करने वाले लोग भी परिचित हो सकेंगे कि हमारी इस मंजूषा कला में कितनी ताकत है, और शायद उसे एक कला फॉर्म का एक नया रूप मिल पाएगा। तो मेरा ये कहना है कि बाकी काम तो सब चल रहा है, हम लोग देखते हैं कि उसका फैशन उपयोग होना शुरू हो गया, ट्रेन में पेंट होना शुरू हो गया, ये सब बातें ठीक है, पर कला के रूप में भी उसके विकास के लिए निश्चित रूप से गंभीरता से सोचा जाना चाहिए। वो एक जरूरी पार्ट है। यानी कि इसके कई पार्ट हो गए, कला के रूप में विकसित करना, इस पर नए रिसर्च को प्रमोट करना, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के राइटर्स को इनवाइट करके लिखाना, और जो हमारे लोकल आर्ट हिस्टोरियन हैं और इतिहासकार हैं जो इन्होंने बहुत गंभीर काम किया है, उनके काम को राष्ट्रीय स्तर पर ले जाना, उनके लेखकों को राष्ट्रीय स्तर पे एक्सपोजर देना। आज शिवशंकर जी यहाँ बैठे हैं, शेखर जी बैठे हैं,
तो ये आज का जो कार्यक्रम है कहीं ना कहीं से इस नेशनल लेवल के एक्सपोजर का हिस्सा है। पूरे देश भर में लोग इसको देख रहे होंगे और सुन रहे होंगे, तो उनको ये पता चल रहा होगा कि मंजूषा कला नाम की एक पावरफुल फोक आर्ट फॉर्म है जो बिहार में प्रैक्टिस किया जाता है। और इसका एक लंबी परंपरा है, सुदीर्घ परंपरा है, जिसपे अभी शिव शंकर जी प्रकाश डाल रहे थे कि एक लंबी परंपरा है और ये आम जनता में रची बसी हुई कला है। तो ये बात इस फोरम से जाएगी। ऐसे बहुत सारे आयोजनों की जरूरत है। और दूसरी तरफ जो मैंने कहा कि इसको आर्ट फॉर्म के रूप में कैसे ज्यादा से ज्यादा एक्सपोजर मिल सकेगा, उसके लिए जो इंस्टीट्यूशंस हैं गवर्नमेंट की, जैसे ललित कला अकेडमी है, IGNCA है, क्राफ्ट म्यूजियम है, दक्षिण भारत का के भी कई ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे चेन्नई में भी दक्षिण क्षेत्रा है। ऐसी जगहों पे अब दक्षिण क्षेत्रा में मान लीजिए कि अगर शो लगता है हमारे मंजूषा के कलाकारों का, तो दक्षिण क्षेत्र में तो हम कई बार गए हैं वहां, तो वहां तो हम लोगों को मिथिला पेंटिंग दिख जाती है, मंजूषा नहीं दिख पाती है। तो आप अगर हम मंजूषा वहाँ डिस्प्ले करेंगे तो वहाँ काली घाट भी लगा हुआ है, वर्ली भी लगा है, मिथिला भी है, मंजूषा भी रहेगा, तो लगेगा कि हाँ वो ये इस फॉर्म के बारे में पॉपुलैरिटी बढ़ पाएगी। मुझे लगता है कि एक बड़ा होलिस्टिक अप्रोच की जरूरत है और बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज बनाकर काम करने की जरूरत है। तभी हम लोग मिथिला मंजूषा कला को राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जा सकेंगे, क्योंकि जो काम गंभीरता से वहाँ पे हुआ है और जो काम आपने भी सुनील किया है रिसर्च, या शंकर जी ने किया है, शेखर जी ने किया है, या लिखने पढ़ने काम और भी ज्योतिष चंद्र शर्मा जी भी करते रहे हैं वहाँ। तो वैसे जिन लोगों ने भी इन पे लिखा पढ़ा है, सही बातों को, उनके सही पर्सपेक्टिव को, और बल्कि मेरा कहना है कि मंजूषा कला के बारे में ही क्यों, मुझे लगता है कि बिहुला बिशहरी गाथा के बारे में और भी उनसे जुड़े हुए जो थिएटर के फॉर्म है, लोक थिएटर के फॉर्म है, नाटक होते रहे हैं, जो वहाँ गीत गाए जाते हैं बिहुला बिशहरी को लेकर, इन सबको एक साथ कंपोजिट रूप से जब हम प्रस्तुत करेंगे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फोरम पर, तब जाकर के हमारे इस कला के बारे में बहुत सारे लोगों का ध्यान जाएगा और तब हम लोग शायद मिथिला कला की तरह, मिथिला कला के जैसे नहीं, मिथिला कला की तरह हम लोग अपनी मंजूषा कला को भी एक वाजिब पहचान दिला पाएंगे, जिसके लिए अभी पूरा स्कोप हमारे लिए बचा हुआ है। मुझे लगता है कि इस तरह से काम करने की जरूरत है। इस बारे में नवीन जी के पास एक प्रश्न है। और नवीन जी, चूंकि आप इन सब दिशा में काम करते रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आप इस पे ज्यादा बेहतर प्रकाश डाल पाएंगे कि बाजार एक तो कैसे मिल पाएगा। उसके बाद फिर हम लोग दूसरा प्रश्न लेते हैं। लेकिन एक प्रश्न है अलका जी का, जो विनय जी से ही है। वो प्रश्न स्क्रीन पर है, अगर आप उत्तर देना चाहें। नहीं, मेरे इसमें दिख नहीं रहा है। वो पूछ रही हैं कि मंजूषा कला कथा लेखन है, तो क्या उसका किसी और सब्जेक्ट पर पेंटिंग होना सही है? मतलब अगर ये कथा लेखन है तो क्या उसमें डिफरेंट सब्जेक्ट को शामिल किया जाए, ये उचित होगा? मुझे लगता है कि एक बात इसकी ओरिजिनलिटी को लेकर कि इस पे अक्सर ये एक बहुत डिबेट का इशू है कि लोक कलाओं को समकालीन होना चाहिए या नहीं, यानी कि अपने समय को एक्सप्रेस करना चाहिए या नहीं। पर मुझे लगता है कि आप लोक कलाकारों को रोक नहीं सकते हैं आज के अपने समय को एक्सप्रेस करने, और बल्कि करना चाहिए। आपको मैं एक बात बताता हूँ, सुजनी कला में भी हम लोग जानते हैं कि कांथा वर्क होता है, धागे का काम होता है, और लोग इसमें आमतौर पे जो पौराणिक कथाएं हैं उनको ही लोग एक्सप्रेस करते हैं। लेकिन एक बार की बात है, जब 2005-06 में जब मैं मुजफ्फरपुर के भूसरा गांव में गया था, तो भूसरा गांव बहुत फेमस गांव है और वहाँ की सुजनी कलाकार काफी एक्सपोजर रहा है। वो वहाँ डॉक्टर कनाडा की एक प्रोफेसर थी, डॉक्टर स्की मॉरिसन, वो भूसरा गांव आई थी
और उन्होंने कलाकारों को चित्रित किया, फिर उन कलाकारों के काम को ले जाकर कनाडा में उन्होंने बेचा, उनको प्रचारित भी किया, बेचा भी, और उसके बाद फिर बहुत सारे कलाकारों को उन्होंने अमेरिका, कनाडा और यूरोप को घुमाया, उन्हें दिखाया। फिर वो औरतें आई वापस लौटकर, महिला कलाकार थी, वो वापस आई और उन्होंने काम किया, और उनके कामों में तब अंतर आया। वो उसके अलावे अपने जनजीवन को, खेत में काम करते हुए औरतों को, घर में काम करते हुए औरतों को, साइकिल चलाती हुई लड़कियों को उन्होंने सुजनी के कामों में एक्सप्रेस किया। तो ये ठीक है कि उससे अलग स्थिति है मंजूषा की, और मंजूषा बेसिकली एक नैरेटिव पेंटिंग है। हाँ, उसकी मूल कथा से कोई छेड़छाड़ तो नहीं की जा सकती है, क्योंकि जो चांदो सौदागर की कहानी है ना, और बिहुला बिशरी की जो कहानी है, उस कहानी में तो कोई नहीं बनता है। वो नैरेटिव वैसे ही रहेगा जो मूल रूप में है, लेकिन उसमें नए नैरेटिव गढ़े जा सकते हैं, नई कहानियां रची जा सकती हैं उस शैली में। तो ये दोनों दो बातें होगी कि यानी कि इसका एक जो मूल रूप है, उस मूल रूप को रहना चाहिए, लेकिन चूंकि समय बदल रहा है, सब कुछ बदल रहा है, पूरा पर्सपेक्टिव बदल रहा है, तो उसमें नए स्टोरीज को भी इनवाइट करने से कहना चाहिए कि मंजूषा कला का दिल बड़ा होना चाहिए, और सबको समेटने की, सब तरह की आधुनिक चीजों को भी समेटें, और इसका मूल रूप, उसमें कोई छेड़छाड़ मुझे लगता है कि करना उचित नहीं होगा। जो उसकी ओरिजिनल नैरेटिव है, ओरिजिनल स्टोरी है, वो कथा अगर डिपिक्ट की जाती है तो उसको उसी रूप में डिपिक्ट होना चाहिए। और जब हम दूसरे फॉर्म में काम करते हैं, दूसरी कहानियों को लेकर काम करेंगे, दूसरी चीजों को लेकर काम करेंगे, तो वो कहने की मंजूषा का फॉर्म होगा, उसमें हम लोगों को कहने में कोई और करने में भी कोई एतराज नहीं होगा, क्योंकि इससे ओरिजिनलिटी कहीं असर नहीं पड़ता है, ओरिजिनल फॉर्म कहीं डिस्टॉर्ट नहीं होता है। मुझे लगता है कि मंजूषा कला या इस तरह की कोई भी कला है, वो एक समय में अगर रिप्रेजेंटेशनल होती है तो सेम टाइम में वो नॉन रिप्रेजेंटेशनल भी हो सकती है। इस चीज पर शेखर जी से एक आंसर लेंगे, लेकिन उससे पहले नवीन जी के पास। नवीन जी, अभी जो बात हो रही थी कि हम अपनी कलाओं को राष्ट्रीय स्तर पर कैसे पहुंचाएं, इस डायरेक्शन में आप क्या सुझाव दे रहे हैं, क्या सुझाव दे पाएंगे? मैं विनय सर ने जो कहा और अलका जी ने जो प्रश्न पूछा उससे उठाता हूँ बात और आगे जाता हूँ। मुझे याद है जब हम लोग मंजूषा के उस दौर में, जब मेरा कार्यकाल था भागलपुर में, तो हम लोगों ने बहुत बढ़ कर के कलाकारों को प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया, जिसमें कि उन्होंने बालिका साइकिल योजना तरीके कार्यक्रमों को मंजूषा के मोटिव्स में बनाया था। मनोज जी यहाँ बैठे, उनको याद होगा बांका का वो समाहरणालय है, और वहाँ पर उसकी बड़ी चर्चा भी हुई थी, और हम लोगों ने नाबार्ड स्तर से इस तरह के तमाम कार्यक्रमों के प्लेयर बनाकर, उनके कैलेंडर बनाकर भी देश में सभी नाबार्ड के क्षेत्रीय कार्यालयों और सभी बैंकों तक भी पहुंचाया था, जिसकी भूरी भूरी प्रशंसा भी हुई थी। इसलिए वो हुई थी कि हम लोगों ने समकालीन विषयों को चुना था और कला का रूप मंजूषा किया। तो ये प्रश्न अलका जी, आपको लग रहा है कि आपको इससे संतुष्टि हुई होगी, क्योंकि हमको समकालीन विषयों से, विनय सर भी बोल रहे थे, मुझे लग रहा है और भी लोग इस बात से सहमत होंगे कि इसमें बदलाव कला के मूल रूप में नहीं करना है। चांदो सौदागर की जब कथा वाचन की या इसके डिपिक्शन की बात आती है तो उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं है, लेकिन यदि इसका उपयोग करते हुए उसको आज के इससे अब उदाहरण के तौर पर यदि हम जोड़ना चाहे किसी राष्ट्रीय स्तर में, हम बिहुला बिशरी की गाथा जो है, जो मंजूषा है, हम तो जिस अभी राज्य में अभी हैं, यहाँ का जो सरकारी इंपोरियम है उसका नाम ही मंजूषा है। तो मुझे बहुत फाइट करना पड़ता है, उनको बताना पड़ता है ये जो शब्द आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसका नाम तो पक्का होता है, लेकिन उस पे जो आकृति और उस पे जो बनाई गई थी वो हमारी मंजूषा कला आंध्र प्रदेश की है। तो मैं अभी भी मंजूषा वॉरियर के रूप में ही जहां भी मुझे मौका मिलता है मैं उनको बताने का प्रयास, लेकिन कितने दिन तक होगा?
ये उसी तरह से है जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से नाबार्ड अलग हुआ और अभी भी लोग नाबार्ड की पहचान वैसे नहीं, हमें भूलना पड़ता है कि नाबार्ड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से कृषि और ग्रामीण विकास के लिए एक अलग संस्था बनाई गई। तो वो लड़ाई हम कैसे करेंगे, शोध से करेंगे, जैसा भोले सर बोले, पारिजात सर बोले होंगे, शेखर जी का शोध करेंगे, बहुत सारा लिटरेचर हम बनाएंगे, बहुत सारे पेपर पब्लिश होगा। मुझे पता कि कला के क्षेत्र में भी जैसे साइंस में होता है तमाम चीजों में इंटरनेशनल जर्नल्स आते हैं, उसमें हमारे मुझे याद है कि एक जब हम लोग वहां थे 2008, 9 या 10 में एक मीटिंग चली थी और हम लोगों ने कोशिश किया था कि भारत से एक रिकमेंडेशन गया था, यूनेस्को की एक हेरिटेज लिस्ट बनती है, उसके लिए हम लोगों ने रिकमेंडेशन मंजूषा का भेजा था, क्योंकि उस स्तर के प्रयास करने से होगा वो क्या होगा। और दूसरा जो हम कर रहे हैं जैसे बालिका साइकिल योजना है, उसमें हम मंजूषा को लेकर, दोनों में अंतर क्या है? उद्देश्य सेम है कि मंजूषा कला जीवंत हो, अंतर सिर्फ ये है एक लिटरेचर में है, उसको वो तबका ही समझेगा जिसको कि हम बुद्धिजीवी वर्ग कहते हैं, क्रोध वर्ग कहते हैं, जो इंटेलेक्ट क्लास। लेकिन यदि जनमानस तक जोड़ना है उनके मतलब की, यदि कोरोना काल का कोरोना डिपिक्शन का कुछ मंजूषा मोटिव इस्तेमाल करके होता है, उससे हमारे आंध्र प्रदेश के लोग ज्यादा जुड़ेंगे। और यदि कोरोना जैसी महामारी का डिपिक्शन होता है तो हो सकता है सोशल मीडिया के इस दौर में, तो बताना चाहूंगा 2008 इस दौर में सोशल मीडिया इतना नहीं था, फेसबुक था, कभी कभार लोग देख लिया करते थे, लेकिन इस जीवंत मीडिया में यदि आपको आना है तो आपको समकालीन होना ही होगा। मैं आता हूँ इस चीज पर नवीन जी, इस चीज पर बहुत विवाद हो रहा है, क्योंकि ये सवाल मैंने अभी किसी से पूछा था, वहां के एक वरिष्ठ साहित्यकार से, और वो इन प्रयोगों से असहमत थे। लेकिन उस पर एक आखिरी कमेंट मैं आप ही से लूंगा। उसके पूर्व मैं शेखर जी से एक सवाल लेना चाह रहा हूँ कि शेखर जी अभी एक जो जी एक जो छोटा सा प्रश्न था मेरा कि लोक कलाएं आमतौर पे अपने वर्तमान में रिप्रेजेंटेशनल होती ही हैं, वो परंपरा से रिप्रेजेंटेशनल ही रहती आई हैं, लेकिन उसमें एक अन्वेषण तो होता है, एक नया रिप्रेजेंटेशन गढ़ता है, वहां के समाज के सपने, वहां का जीवन, उन तमाम विषयों को हम उसमें पाते हैं। ये दूसरे तमाम लोक चित्रकलाओं में आप देख लीजिए जो ट्रेडिशनल नहीं है, जो फोक अपने आप को कहती है, वहां वो दिखता है। मंजूषा कला में भी क्या आपको ये चीज दिखती है? देखिए कि इधर मंजूषा पेंटिंग में क्या कुछ हो रहा है उससे बहुत हम दैनिक डेली लाइफ में बहुत सरोकार नहीं है, लेकिन उसमें से सिर्फ मेरा ये कहना है कि कोई भी कला जो है, कला देखिए कला एक दृश्य कला है, और दृश्य जो है वो बहुत चीजों पर डिपेंड करता है। एक तो ये है कि मंजूषा जो एकदम ओरिजिनल फॉर्म में जो पेंट होता है वो ऐसे कागज पे होता है जो यूज्ड पेपर होते हैं, बच्चों के कॉपी से लिखा हुआ, फिर उसमें पेंट करते हैं। तो जो पेंट है स्थानीय है, लेकिन जब हम सरफेस बदल जाते हैं, चित्रकारी के जो है वो उसमें ब्रश यूज करने लगते हैं, कलर अलग यूज होता है, उसका साइज बदल जाता है, तो वो चीजें धीरे धीरे बदलती हैं, सरफेस से भी बदलती हैं, रंगों से बदलती हैं, कंपोजिशन वो अपने आकार प्रकार से चीजें बदलती हैं। तो ये तो एक है कि विजुअली जो है उसका रिप्रेजेंटेशन जो है वो अलग अलग सरफेस, अलग अलग रंग विन्यास और कई चीजों से होता है। और कला जो है वो अपने फॉर्म में रहते हुए भी आधुनिक चीजें उसमें शामिल होती ही हैं। सिंपल अगर ऐसा देखें कि कोई भी जब पंडाल बनता है, दशहरे का हो या किसी का हो, तो कोई भी पंडाल का जो है विषय एकदम सामयिक होता है। जब पंडाल जैसे चीजों में जब उसका जो थीम है वो बदलता है, तो वो पेंटिंग तो रेगुलर काम करने वाली चीजें हैं, तो वो उसमें
बदलेगा। लेकिन इसमें से एक, जो हमने पहले भी कहा था कि एक कोई भी कला में वो अलग अलग सेक्टर के लोग रहते ही हैं। एक तो होगा ऐसा सेक्टर का लोग जो एकदम कला को एकदम विशुद्ध रूप से जो परंपरागत है उसको मेंटेन करने की कोशिश करेगा, तो ऐसे भी लोगों को रहने ही चाहिए। दूसरा सेक्टर है जो उसमें इनोवेशन शामिल करेगा। ऐसे भी सेक्टर रहेंगे जो कोई भी कला जो है बड़े व्यापक में है, तो अलग अलग बिलीव करने वाले, अलग अलग तरीके अपनाने वाले लोग सेक्टर होते हैं। और कुछ लोग हैं कि कोई भी कला तभी जिंदा रहेगा जब उससे कुछ अर्निंग हो सकेगा, तो वो जो है अप्लाइड आर्ट में जाएगा ही जाएगा, चाहे वो मास्क में जाए, चाहे टी शर्ट में जाए, चाहे साड़ी में जाए, या अन्य सरफेस पे जाए। तो हमको लगता है कि कोई भी कला फॉर्म जो है, लेकिन हाँ, हर सेक्टर में वो बहुत गंभीरता से सब सेक्टर को काम करने की जरूरत है, ताकि कोई एक सेक्टर एकदम जो है अब दूसरे को मार करके आगे चला जाएगा तो वो। और हमको मंजूषा के बारे में ये कहना है कि कुछ हमने जो चित्र देखा है उसमें से बहुत चीजें बदली हैं। मूल जो कला है, जैसे सिर्फ सिंपल एक लाइन को लेंगे, लाइन तो लाइन जो है आज मतलब एकदम सिस्टमेटिक हो गया है, एकदम शार्प हो गया है, तो वो है नहीं, वो उसका ब्यूटी ही नहीं है। ब्यूटी है उसकी मोटाई, थिकनेस जो है वो, और थिकनेस जो है परिमार्जित हो करके एकदम फाइन रेखा में वो जा रहा है मिथिला पेंटिंग के तरफ। तो हमको लग रहा है कि रंगों का जो पेंटिंग करने का जो तरीका है, लाइन है, कंपोजिशन है, चरित्र चित्रण है, वो चीजें उस रूप में जरूर रहने चाहिए। वो नहीं रहेगा तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। इस चीज पर मनोज जी की राय लेंगे, लेकिन अभी नवीन जी और विनय जी जिस बात को कह रहे थे, शिवशंकर जी आपसे मैं ये आपसे हम लोग जानना चाहेंगे। शिवशंकर जी तक आवाज जा रही है? जी हाँ, जा रही है जी। आपसे एक प्रश्न था जिसकी बात, हाँ हेलो, हाँ, जिसकी बात विनय जी और नवीन जी कह रहे थे कि हमारी जो मंजूषा कला है, मंजूषा कला में जो अन्वेषण की बात है, जो शोध की बात है, वो शोध बहुत कम हुआ है या बहुत कम दिखता है। एक दिक्कत मुझे भी आई थी जब मैं मंजूषा कला पे काम कर रहा था, और वो दिक्कत ये थी कि मैंने स्थानीय साहित्यकारों में और कलाकारों के बीच एक खिंचाव देखा। मैंने उनका संपर्क बहुत नहीं था। साहित्यकार बहुत अच्छा लेखन जरूर कर रहे हैं, उनके पास बहुत जानकारियां हैं। डॉक्टर अमरेंद्र जी से कल भी मेरी बातचीत हुई, अनगिनत जानकारियों की चर्चा की उन्होंने, कल नहीं अभी 2-3 दिन पहले बातचीत हुई थी। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो जानकारियां साहित्यकारों और कला समाज के एक साथ नहीं बैठने की वजह से, या दोनों के अलग अलग रहने की वजह से उसका ट्रांसमिशन नहीं हो रहा है, वो ट्रांसफर नहीं हो रही है कलाकारों तक। और जो कलाकार हैं अभी, जिसमें स्वयं मुझे लगता है कि मनोज पंडित जी बहुत पहले से सब कुछ देख रहे हैं, तो वो ट्रांसफर बहुत इजीली पता चल जाता है कि नहीं हुआ है। इसकी कुछ खास वजह रही है, क्या कारण रहा कि ये ट्रांसफर? क्योंकि किताबें तो लिखी गई हैं निश्चित तौर पे, डॉक्टर अमरेंद्र जी ने बहुत कुछ लिखा, ज्योतिष चंद्र शर्मा जी ने भी लिखा, आपने भी लिखा, तिलका मांझी में भी जो सिन्हा जी हैं उन्होंने लिखा, आपके म्यूजियम में जो भागलपुर का जो म्यूजियम है ओपी पांडे थे, उन लोगों ने भी कोलैबोरेशन में किताबें लिखी। लेकिन उन जानकारियों का ट्रांसफर कलाकारों तक नहीं है। मैंने ये महसूस किया कि कलाकार जानना तो चाहते हैं, लेकिन वहां का साहित्य समाज अपने आप को कहीं ना कहीं अपने समक्ष एक बैरियर खड़ा किया हुआ है।
आपको लगता है कि ये ऐसी कोई बात दिखती है? ऐसी बात बाहर से तो जरूर दिखती है जो आपने चर्चा की, लेकिन अगर इसके माने कि थोड़ी गहराई में अगर सोचे तो अभी जो जिस तरह से मंजूषा कला जो है उसका विस्तार हो रहा है, इन्फ्लक्स हो रहा है और इसकी एक पहचान बन रही है, तो पहले मंजूषा की इतनी मजबूत पहचान माने आम स्फेयर में नहीं थी। तो कोई ऐसा कोई ब्रिंक ऑफ पॉइंट नहीं था, कोई ऐसा पॉइंट नहीं था जहां ये महसूस किया जाए कि साहित्यकारों को भी और कलाकारों को भी एक कन्वर्जेंस के साथ मिलना चाहिए, काम करना चाहिए। लेकिन अब ये पारिजात जी, क्या फिर ये मैं कहूं कि ये एक अभाव रहा है, ये जागरूकता का भी अभाव रहा है, क्योंकि मिथिला चित्रकला में जो साहित्यकार है उनका भी बराबर का योगदान रहा है उसको आगे बढ़ाने में जी, मैं या दूसरी कलाओं में भी ये दिखता है जी। देखिए, मंजूषा चित्रकला के साथ ये समझिए कि एक तरह का ये रहा कि सही में ये कला जो आगे बढ़ी माने विस्तृत जो हुई और लोग जो जुड़े, तो हमारे बीच नवीन जी बैठे हुए हैं और सही में इनके मार्ग निर्देशन में और नेतृत्व में बहुत ही बेसिक काम हुआ है। जब लोग जुड़े हैं और काफी स्तर पर उस पर काम हुआ, ये डॉक्यूमेंटेशन भी कराए थे, जो एक छोटी सी किताब भी निकली थी वो पूरी बीला विसरी की कहानी पर, जैसे कि वो अमर चित्र कथा की कहानियां जिस तरह से होती है, रिकॉर्डिंग की भी बात होती है। तो कहने का मतलब है कि जब ये ऊपर उठने लगा तो जो भी लोग, जैसे नवीन जी के समय में लोग जुड़े थे, अमरेंद्र जी जुड़े थे, मनोज जी तो जुड़े हुए थे ही, तो इस जुड़ाव का जो कारवां चला तो आगे जैसे जैसे ये बढ़ता गया उस तरह से न लोग जुड़ पाए और न उनका प्रयास हुआ। लेकिन जब कला बढ़ने लगी, इसकी चर्चा बढ़ने लगी, तो जो लिखने पढ़ने वाले लोग हैं, शोध करने वाले लोग हैं, ये जो अपने रीजनल हिस्ट्री को चाहते हैं कि आगे बढ़े, उनमें जो ललक जगी और उसका ही परिणाम था कि ये काफी किताबें लिखी गई, हर स्तर के लोगों ने लिखा अपने अपने ढंग से। तो अभी जो ये कमी जो है, जो एजेंसी, जो भी एजेंसी हो जो लेकर इसको आगे बढ़ रही है, वो उसको ये बैलेंस करना है। उनको जब वो कोई अगर उस तरह का कोई सिंपोजियम करते, सेमिनार करते, वर्कशॉप करते हैं, तो उसमें वो सत्र होना चाहिए कि इसका साहित्यिक जो है, ये लोक परंपराओं में इसकी क्या सोच है, कॉन्सेप्ट है, क्या ये किस तरह से मजबूत है, और ये मैसेज और ये लाइनिंग जो है, ये बातें जो हैं, हमारे जो कलाकार मित्र हैं उनको भी कन्वे होना चाहिए कि हमारा ये रेडियस है, हमारी ये पहचान है, हम इसलिए उत्कृष्ट हैं, हम इसलिए मिथिला पेंटिंग से अलग हैं, ये उनको बताना होगा। मनोज जी सहमत हैं? हाँ, मनोज जी सहमत हैं इस बात से कि ये काम सिर्फ एजेंसीज का है, ये साहित्य समाज और कलाकारों के बीच का जो संपर्क है, इसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ एजेंसी की है, या अगर कोई आयोजन कर रहा है उसी की है, या हमारी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम आपस में एक दूसरे से बातचीत करें, कनेक्ट करें, क्योंकि ये एक कमी तो दिखती है। ये सुनील जी जो आप बताएं कि ये कलाकारों की, साहित्यकारों की भी को भी सोचना होगा, जानना होगा कि ये मेरा भी दायित्व है, और एक अच्छे क्या बोलते बुद्धिजीवी का भी ये कर्तव्य है, और कलाकारों को और साहित्यकारों को जोड़े। एजेंसी तो अपने स्तर से काम कर रही है, अगर हम अपना दायित्व भूल जाएंगे, कलाकार एक साहित्यकार अपना दायित्व भूल जाएंगे, अगर परस्पर काम नहीं करेंगे तो वो डेवलप नहीं होगा। एजेंसी तो अपना काम कर रही है, और हमें लगता है कि शेखर भैया हैं यहाँ पे, विनय बाबू और नवीन सर हैं, ये लोग अपने स्तर से एक एजेंसी के रूप में नाबार्ड और
कला संस्कृति विभाग के लोग ऐसा काम किए कि झांकियों में मंजूषा लाए। और नवीन सर के समय वित्तीय समावेशन में मैं ही बनाया था इस मंजूषा कला को, फिर साइकिल योजना में भी, स्वयं सहायता समूह समकालीन। तो एजेंसी तो अपना काम कर रही, करवा रही है। अगर कलाकार साहित्यकार जागरूक नहीं होंगे तो हमारा ये कला समाज, साहित्यिक समाज एक अच्छा सुसंस्कृतिक समाज नहीं हो सकता है। तो हम दोनों का दायित्व है, कलाकारों का, साहित्यकारों का, दोनों का। और एजेंसी तो अपना काम कर रही है। नवीन जी से आखिरी प्रतिक्रिया ले। जी 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 शिवशंकर जी। हाँ, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि एजेंसी से माने कि मेरा तात्पर्य ये नहीं था कि जो भी माने उसको उसकी गतिविधियों को एक्सिक्यूट कर रही है सरकारी स्तर पर या फंडिंग एजेंसी के रूप में, तो लोग तो काम कर रहे हैं। अभी आपने ही कहा कि काफी सृजन भी हो रहा है, लोग सोच भी रहे हैं साहित्यिक और शोध के स्तर पर, और कलाकार भी काम कर रहे हैं। एजेंसी से मेरा तात्पर्य ये था कि वो जिस थ्रस्ट के साथ माने उस कला को बढ़ाते हैं, उसमें मॉनेटरी इनपुट्स देते हैं, उसके जो वर्कशॉप्स करते हैं, तो उसी थ्रस्ट के साथ जो है, क्योंकि ये कला का विधा है तो कलाकार ही मेन इसमें होते हैं, लेकिन कुछ ऐसा उसमें सेगमेंट रहना चाहिए कि इस दृष्टि से कि वहां लोग आए। जिस तरह से एक कलाकार को आमंत्रित करके आप कोई कार्यक्रम करते हैं इसकी ट्रेनिंग की या बढ़ाने की, तो उसी तरह से जो इसकी विधाओं में जुड़े हुए हैं उसको उसी तरह से आप आमंत्रित कीजिए। और एजेंसी का वैल्यू इसलिए है कि वहां दोनों एक दूसरे की बात भी सुनने के लिए तैयार होंगे। नहीं तो बहुत सारे ऐसे साहित्यकार हैं जो कलाकार को सुनेंगे नहीं कि भाई आप क्या जानते हैं, आप अपना करते रहिए। बहुत कलाकार ऐसे हैं कि ये हमको क्या बताएंगे। लेकिन जब वो मंच बनेगा जो कन्वर्स करेगा, सामंजस्य बनाएगा, तो बात बढ़ेगी। और जब सामंजस्य बनता जाएगा तो फिर किसी एजेंसी की जरूरत नहीं होगी। कोई हर कलाकार डिटेक्ट कर लेगा कि इनसे हमको कुछ ऐसा इनपुट्स मिलेगा जो हम कला में वो थ्रो देंगे, तो उसकी पहचान बढ़ेगी। जो मैं यूनिवर्सलाइजेशन की जो बात कह रहा था, उसके पीछे मेरा तात्पर्य यही था। आज बिहुला बिसरी की समसामयिकता पर बात हुई और आपने भी चर्चा की अनुकृति की, जो वो फेस मास्क उसने बनाया, तो बनाया तो उसने फेस मास्क, लेकिन उसमें चित्र उसने मंजूषा का दिया। और ये मैसेज किया गया, जो उसके कमेंट्स जो आ रहे थे फेसबुक पर, तो कुछ लोगों ने ये दिया कि जिस तरह से बिहुला बिसरी की कथा में जो है वो बिहुला जो है वो अपने परिवार के, अपने मृत पति के जान को वापस लाती है, उसी तरह से कोरोना के संकट में भी आज फिर बिसहरी माता और सती बिहुला जो है हमारा आज के संकट मारने के लिए सामने आई है। तो ये नैरेटिव तो जुड़ता है। आप समसामयिकता की बात करते हैं, जब तक माने कि सर्वजनीन कोई मैसेज किसी भी गाथा में नहीं रहेगी, चाहे वो महाभारत रामायण की बात इसलिए करते हैं कि आज भी हम उदाहरण देते हैं, दो भाई में लड़ाई होती है, कोई राजा शासक, तो इसमें भी तो है। बेला बिसरी का जब पहला इन्फ्लक्स हुआ तो हम लोगों ने उसको इस रूप में प्रेजेंट किया, और नवीन जी तो माने वीमेन एम्पावरमेंट के तहत ही जो है इतनी महिलाओं को, जिला की महिलाओं को जोड़ा। तो हम लोगों ने, या हमारे से ज्यादा जो सोचने और पहले से जो कर रहे हैं, उन लोगों ने दिया कि बिहुला बिसरी की गाथा जो है सिर्फ एक धार्मिक या आस्था की गाथा नहीं है, इसमें महिला सशक्तिकरण का बहुत बड़ा पूट है। ये चीजें तो शिवशंकर जी, मुझे लगता है कि काफी चर्चा हुई है महिला सशक्तिकरण और तमाम चीजों पर, ये हम लोग बातचीत करते रहे हैं। आज जी थोड़ा समय अब कॉन्स्ट्रेन हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि ज्यादा हम लोग एक्सीड कर रहे हैं ऑलरेडी। हम लोग इस पर फिर से चर्चा करेंगे। जी, एक सवाल भी था आपके समक्ष, एक सवाल भी था जो शेखर जी ने जो एक बात कही कि लाइंस रिफाइंड हो गए हैं समय के साथ, बेहतर चीजों का जो एक जो इस्तेमाल है, नई तकनीक का इस्तेमाल, लाइंस का इस्तेमाल तमाम चीजों पे, एक जो रिफाइननेस आई है, उस रिफाइननेस पर भी अगर आप संक्षिप्त में थोड़ी सी बात कहें। जी, रिफाइननेस के बारे में
आपको नहीं, याद ये होगा। विनय जी से पूछ रहा था, क्योंकि हम लोग बिल्कुल अंतिम दौर में हैं बातचीत के। नहीं, ठीक है, पूछा जाए। जी जी। रिफाइननेस जो आया है, तो रिफाइननेस तो अच्छी बात है ना। और हम जितना हम समय बदलते समय में हम उसको कलात्मक रूप से ज्यादा बेहतर कर सकते हैं, तो इससे बढ़िया क्या बात होगी। क्योंकि बहुत सारी कलाओं के आप फॉर्म को देखिए, तो जो परफेक्शन है उनके कामों में, वो परफेक्शन हमारे यहाँ भी है, लेकिन और भी उत्तरोत्तर इसका विकास होता है तो खराब बात नहीं है। इसलिए मेरे हिसाब से तो रिफाइननेस जो हो रहा है, जिसकी तरफ शेखर जी भी इशारा कर रहे हैं बदलते समय, तो उसकी आवश्यकता है और इसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। शेखर जी प्लीज। जी शेखर जी। मेरा संदर्भ ये था रिफाइननेस का कि जैसे किसी कला की अगर जैसे उसकी रेखाएं अगर मोटी हैं, तो मोटी रेखाएं अगर पतली हो जाती, रिफाइन उस संदर्भ में नहीं था, रेखाओं का जो स्ट्रेंथ है वो मोटी से पतली हो जाएगी, तो फिर उसका वो विजुअल एक्सप्रेशन बदल जाएगा। इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि जैसे मधुबनी का जो पेंटिंग है, उसमें पेन के लगभग जो है निब का जो काम है वो है, इसका जो थिकनेस है लाइन का वो बोल्ड है। तो हम उस संदर्भ में थे। रिफाइननेस मतलब उसको परिष्कृत करने वाली बात नहीं थी। जी जी नहीं, ठीक है। मुझे लगता है कि स्पॉन्टेनिटी भी बहुत मैटर करता है। रेखाओं की जो जी जी जी, आ स्पॉन्टेनिटी रहे परिजात जी। जी हाँ, ठीक। रेखाओं की स्पॉन्टेनिटी जो है वो भी बहुत मैटर करता है कि आप कितनी शक्ति के साथ और जो हम रेखाएं खींचते हैं। और आप ठीक ही कह रहे हैं कि फिर जो अपनी जो एक रेखाओं की मोटाई और उसका जो रिफाइन होना है, तो उनसे चीजों का भाव भी बदलता है। तो मुझे लगता है कि सबको अलाउ करना चाहिए, अलाउ करने में कोई इशू नहीं होना चाहिए, और इशू बनता है तो इशू बनने भी देना चाहिए। कलाओं में जब विवाद होता है तो ज्यादा अच्छी स्थिति होती है, सब कुछ आराम से चलते रहने से तो बहुत अच्छी बात है नहीं। कोस्तांतिन स्तानिस्लावस्की ने कहा है, जिसको मैं अक्सर कोट करता हूँ, कि कलाओं के लिए सबसे खराब वक्त तब होता है जब कोई विवाद नहीं होता है, जब शांति होती है। तो थोड़ा विवाद भी होने देते हैं हम लोग, ताकि हम लोग ज्यादा से ज्यादा बात कर सकें और कुछ अच्छी चीजों को हासिल कर सकें। उन विवादों से गुजर करके, डिस्कशंस में जा करके कुछ अच्छी चीज निकाल सकेंगे, तो शायद ये मंजूषा कला के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट की बात होगी। जी परिजात जी, जल्दी से अपनी बात रखें तो फिर अंतिम कमेंट हम लोग नवीन जी से लें। मैं सिर्फ एक लाइन, एक पंक्ति में यही कहना चाह रहा था जी। हाँ, कि शेखर जी जो रेखाओं की जो मोटाई की बात कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि वो कि वस्तुतः मंजूषा की जो पहचान है उसकी रेखाओं की अनगढ़ता के कारण ही है। तो वो पहचान उसकी बरकरार रहनी चाहिए। थोड़ी मोटी है या पतली है वो ठीक है, जो फॉर्मेट बदल रहा है जैसा विनय जी ने ये कही, लेकिन वो अनगढ़ता जो एक होनी चाहिए, जो किसी भी लोक कला की पहचान होती है वो इंडिकेट करता है, तो वो उसके मूल स्वरूप को बरकरार रखने का एक बहुत बड़ा तत्व है। तो उसको जो है वो रहनी चाहिए, वो उसके पहचान का एक अंग है कि अनगढ़ता जो है। तो मोटाई, हालांकि मुझे लगता है कि इसमें परिजात जी एक छोटी सी बात ये भी है कि जिन कलाकारों ने इन कलाओं को शुरू किया था वो शायद परिष्कृत लाइंस को लेकर के या उसके आकार रूपाकार को लेकर के बहुत एक फाइन ट्यूनिंग नहीं रही होगी उनकी, उस रूप में वो बाहर आई और फिर हमने उसको एक पहचान का नाम दिया। मुझे लगता है समय के साथ भी बहुत सारी चीजें बदलती हैं। नवीन जी एक आखिरी टिप्पणी। मेरा तो आप लोग से यही गुजारिश है, तमाम जो लोग जुड़े हैं इससे, कि मंजूषा के मूल रूप के संरक्षण के लिए साथ ही साथ
कलाकारों के जीविकोपार्जन के लिए, सस्टेनेबल लाइवलीहुड के लिए एक बुद्धिजीवी, कलाकार बंधु सब लोग मिलकर एक एसओपी जारी करें कि यदि हम मुख्यतः कला को आगे लेकर जाएंगे तो उसका विन्यास, जैसा कि जो हमारा मूल है सारा वो रहे, लेकिन जब हम आएंगे, जैसे कि अभी आप देख रहे कोरोना काल में अनलॉक 1, 2, 3 बहुत सारे, मॉल खुला रहेगा, ये नहीं खुला, उस तरह से यदि हम बाजार की तरफ जिसको जोड़ना है, जब बाजार के पेट के रोटी की बात आएगी तो उसके लिए ये चीज आज समय आ गया है कि वो लोग क्योंकि जैसे जैसे है, बहुत सारे बुद्धिजीवी जो लगातार काम कर रहे हैं, ज्योतिष चंद्र शर्मा जी है, चाहे डॉक्टर अरविंद है, नाम से कोई बड़ा ये नहीं है। मुद्दा ये है आज तक ये नहीं तय कर पाए हैं कि जो बाजार में मंजूषा जाएगी उसके लिए क्या हम कर सकते हैं और क्या डू एंड डोंट, क्या हम कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, उससे मुझे लगता है कि कला का संरक्षण भी होगा और कलाकार का भी संरक्षण होगा। तो यही बात कह के अपनी बात को यहीं समाप्त करना चाहिए। चलिए, बहुत सारे सवाल भी हैं दर्शकों के जो लोग जुड़े हुए हैं इस वक्त, लेकिन मुझे लगता है कि इस बातचीत में अब हम लोग आगे नहीं ले पाएंगे। हम उन तमाम लोगों से क्षमा चाहते हैं। ये सारे सवाल मैंने नोट किए रहे हैं, अगली बातचीत में हम लोग इन सवालों पर भी चर्चा करेंगे, क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि शायद हमारे पास बात करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, हमारी बात खत्म नहीं हो रही है। हर कोई अपनी बात में एक ट्रेल छोड़ रहा है, उस ट्रेल पर आगे बातचीत करने की जरूरत है। आप सभी लोग जुड़े, सभी लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। और ये उसारा भी, ये चर्चा फिर आगे होगी, हम लोग इसका वादा करते हैं, ये बातचीत जारी रहेगी। हमारे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं उन सभी लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, उन तमाम लोगों को शुक्रिया, और बहुत सारे लोगों के कमेंट्स जिन्होंने भेजे उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग फिर बातचीत करते हैं। आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। और विषहरी पूजा के शुभ अवसर पर तमाम जी आप सभी लोगों को, अतिथियों को बहुत बहुत बधाई। जी धन्यवाद।